देखिए, जब आप किसी कंपनी में एक शेयर खरीद लेते हैं तो आप उसके ओनर के बराबर उसकी आपकी पार्टनरशिप हो जाती है। कचरा स्टॉक ज्यादा तेजी से बढ़ा होता है। सही। तो हमें रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि यार ये कंपनी छुपी हुई थी। लोग क्या करते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन से अंदाजा लगाते हैं कि ये कंपनी अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। क्या लोग इसी तरह डर के भागेंगे, या पोर्टफोलियो में मेरे अब्बा की तरह यूनिकैप मुदारबा रह जाएगा जो कि 6 रुपए की चीज थी और 60 पैसे में भी नहीं बिक रही थी? स्टॉक मार्केट से स्टार्ट हुई है और जैसे जैसे आपके पास कैपिटल आता रहता है आप पूरी पूरी कंपनियां भी खरीद लेते हो। यस। 5,000 ही अगर आप हर महीने सेव करते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स तो ये 15 लाख रुपए बनते हैं। तकाफुल हो, इंश्योरेंस हो, दैट इज योर प्रोटेक्शन। भाई वॉरेन बफे भी कहता है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज दैट यू कैन मेक इन योरसेल्फ। 50,000 का मंथली एक्सपेंस है, लाख रुपए पकड़ते हैं आसान हो जाएगा। लाख रुपए का मंथली एक्सपेंस है आपका, आपके पास 20 साल का रनवे होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ 3 बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट, जिनको मैं गारंटी देता हूँ, 2 लोगों को तो आपने देखा ही होगा, मैं इन्वेस्टकार अब्दुल रहमान ARN फाइनेंशियल, बट एक बंदा है जो कि आज तक पर्दे के पीछे था, पता नहीं क्यों अंधेरे में छुपता रहता है। नाम है उसका फायर चेजर, और ट्विटर से सीधा उसके कीबोर्ड के पीछे से उठा के आज आप लोगों के सामने लेके आए हैं। अभी भी अंधेरे में ही है, आहिस्ता आहिस्ता ले आएंगे इसको भी अंधेरे से बाहर। बट आज की जो डिस्कशन है वो डिफरेंट है। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट क्योंकि हमारा फोटे है, उस पर तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट हम लोग लाइफ लेसन्स, लर्निंग्स, अनलर्निंग्स, क्या सीखा, 5,000 रुपये हैं तो कैसे शुरू करें, वगैरह वगैरह, बहुत इन डेप्थ डिस्कशन जितनी हो सकी आज हम लेके जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फायर चेजर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं जो हूँ बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने 2 बेहतरीन मेंटोर्स के साथ बैठा हुआ हूँ, और प्लान ये था कि इन दोनों को एक जगह जमा करके और हम तीनों कुछ जो है ज़बरदस्त तरीके की गुफ्तगू करें, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में, कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करें, और आखिरकार जो है वो ऐसा मामला बन गया कि हम एक जगह बैठ पाएँ, और हमने सोचा जब बैठे रहें तो इसको रिकॉर्ड कर लें और रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुना भी दें। अच्छा, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ 1 to 1 कॉल्स करी, बहुत सारे लोगों के साथ, कुछ पेड थी, कुछ फ्री थी, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर ना मैं स्टक कर गया, और वो थे तुम दोनों। तो अब मैं एक एक करके तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ कि फुरकान यार, तुमने जो है ना इन्वेस्ट कार शुरू करने के पीछे क्या सोच थी तुम्हारी, क्यों तुमने इन्वेस्ट कार शुरू किया? एक्चुअली ये जो स्टोरी थी ना, ये एक्चुअली मेरे फादर की थी। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई ना ये रिटेल इन्वेस्टर की सोचने के बारे में, वो शुरू हुई एक्चुअली कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले। अच्छा। मेरे फादर जो थे वो ट्रेडर थे, तो मतलब इन द सेंस कि वो सुबह उठते थे, उनका पहला काम ये होता था। अब वो टाइम वो नहीं था कि जब आप अखबार पढ़ के इन्फॉर्मेशन लेके, वो टाइम ये होता था कि आप PTCL के फ़ोन लगी हुई थी दीवार के ऊपर, वो जाली लगी हुई होती थी, और वहाँ पे जो है ना मेरा अब्बा रोज़ सुबह 9 बजे मार्केट खुलने से पहले, प्री ओपन से पहले अपने ब्रोकर से बात करते थे। और ये वो टाइम था जब एक टाइम था बाजार बहुत तेज़ी से तेज़ हो रही थी ना, तो मतलब हर बंदा, आप जिस चीज़ पे हाथ रखो आपको तेज़ी मिल रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, 150 रुपये का UBL होता था, 125 रुपये का UBL होता था, वो कैप लगते 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 250 रुपये का हो गया था। और मेरे अब्बा भी उसमें शामिल थे, मतलब वो ले रहे हैं, बेच रहे हैं। बट वही ना, रिटेल इन्वेस्टर का मसला क्या होता है, शुरू होता है 125 से, 150 से, और हम चढ़ते जो हैं वो 250 पे हैं। जब मतलब रैली एकदम बिल्कुल आखिरी खत्म होने वाली होती है तो हमें रियलाइज होता है कि यार कुछ हो गया। तो मेरे अब्बा के साथ भी यही हुआ, उन्होंने 250 पे ले लिया स्टॉक, और उसके बाद एक आध का कैप लगा, 1.5 कैप लगा, और उसके बाद एकदम से स्टॉक्स नीचे आना शुरू हुए। अब मैं ये देख रहा था, मैं ये सब समझ रहा था कि यार ये कभी अब्बा बहुत खुश हैं, कभी अब्बा बहुत परेशान हैं, कभी, क्योंकि हम काफ़ी छोटे थे, मैं शायद क्लास 8 में था, क्लास 7 में था, तो कभी उनका दिमाग बहुत गर्म हो जाता था, कभी वो बहुत खुश हो जाते थे। सही। तो मुझे समझ में आया कि यार ये इट्स ऑल बिकॉज यू नो ही इज डूइंग समथिंग इन द मॉर्निंग, और उसकी वजह से उनका अच्छा, अब मसला ये नहीं है कि वो ट्रेड कर रहे थे, हर बंदा ट्रेड करता है पूरी दुनिया में, ट्रेडिंग इज द बिगेस्ट मार्केट। अब लोग गोल्ड की करते हैं, ऑयल की करते हैं। प्रॉब्लम वाज वो बगैर समझे कर रहे थे, मतलब इसेंशियली उनके लिए उस वक्त होता था यूनिटी मुदारबा। मैं ये एक्चुअल एग्जांपल दे रहा हूँ। उनके पोर्टफोलियो में एक वक्त में 2 चीजें थी, एक था UBL और एक था यूनिटी मुदारबा। मतलब आज मुझे समझ में आता है कि ये दोनों जमीन और आसमान की डिफरेंट चीजें हैं, बट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ना दोनों चीजें सेम है। वो कहते हैं जो चीज ऊपर जा रही है वो मेरे लिए अच्छी है, और प्राइस देखनी, जो चीज ऊपर जा रही है वो मेरे लिए अच्छी है, जो चीज नीचे आ रही है। तो अब जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि भाई UBL है क्या, करता क्या है, बस UBL बैंक है ये पता था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर मेरे अब्बा, जो कि उस वक्त 10 साल से ये कर रहे थे, मतलब वो जला देते थे, फिर वापस पैसे डालते थे, फिर ग्रो करते थे, फिर जला देते थे, 2 बार उन्होंने किया था ऐसा। तो मैंने कहा अगर मेरे अब्बा के साथ ये हो सकता है, और बाय द वे वो जो ब्रोकर था वो मेरे अब्बा का बहुत ही अजीज दोस्त था,
मतलब ऐसा दोस्त था कि घर में आना जाना था, ठीक है। वो नॉर्थ नाजिबाद में रहा करते थे, नो कंप्लेन्स अगेंस्ट हिम, बट ये पूरी इंडस्ट्री इस तरह से बनी हुई है ना। तो मैंने सोचा कि यार फुरकान, आई नीड टू डू समथिंग जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को ना ABC समझ में आ जाए। ये काम करता है, ये कंपनी ये काम करती है, ये होगा तो ये अच्छा होगा, ये होगा तो ये बुरा होगा, और अपने बच्चों को डांटे ना, मतलब जो भी तो इन द सेंस वो जो मूड ऑफ होता है ना कि यार वो दोपहर को आ रहे हैं, क्या हुआ डैडी, बेटा आज मेरा 45,000 रुपए का नुकसान हो गया, क्या हुआ डैडी, वो UBL नीचे आ गया। अच्छा, उस वक्त क्योंकि मेरे फैमिली में ये सब हो रहा था तो मुझे सारे स्टॉक्स के नाम याद थे, UBL, HBL, OGDC और ये यूनिकैप, मुदारबा और इस टाइप की चीजें। तो मैंने सोचा था कि यार आई विल डू समथिंग अबाउट इट। तो मैंने फिर CNBC देखना शुरू किया। तब हमारे पास CNBC का चैनल होता था, जब एनालिस्ट सुबह आके बैठता था और पूरी मार्केट के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, तो मैंने वहां से शुरू किया। अब वो नहीं है, तो किसी ना किसी को वहां होना है उस जगह पे, क्योंकि मेरी करियर की जो, और मैं ब्रोकर भी, पहले रिसर्च एनालिस्ट, फिर हेड ऑफ रिसर्च, फिर ब्रोकर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि इंस्टीट्यूशंस को बताते हैं। मैं बना ही इसलिए बिकॉज मेरे पास एक इंट्रोडक्शन था कि यार ये कंपनीज, बिजनेस प्लस आता था उस वक्त, या CNBC होता था। वहां पे जो है ना बंदा बैठा होता था, बताता था कि यार ये कंपनी इसलिए अच्छी है, इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये सिर्फ सुबह फोन को उठा के हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, क्या लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, इसे बड़ी चीज है ये। देयर इज समथिंग जो कि टाई सूट पहन के बंदा भी बैठा है, मेरे अब्बा का कोई ताल्लुक नहीं है टाई सूट से, बट टाई सूट पहने वाला बंदा करियर बना के बैठा है, तो आई शुड डू समथिंग अबाउट इट। फिर मैं इंडस्ट्री में आ गया, मैंने रिसर्च की, लेकिन जब मैं सेल्स में आया तो एक और बड़ा मुझे शौक लगा। मुझे शौक ये लगा कि, और दिस इज नो प्रॉब्लम फॉर द ब्रोकर, मतलब दिस इज नो इश्यू फ्रॉम द एंगल के ब्रोकर गलत करता है। ब्रोकर जब काम करता है ना, ही इज कंसर्न्ड कि वो कितनी ट्रेड्स कराता है आपको, क्योंकि उसका जो पूरा घर है ना, पूरे फाइनेंसेस है ना, वो उस पे चलते हैं, उसका रेवेन्यू मॉडल ऐसा है। अब उसका एक और दूसरा रीजन भी है, हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स इतने कम हैं कि वही 10,000 बंदा, 20,000 बंदा, 25,000 होगा इंडिविजुअल रिटेल UIN जो होंगे, 25,000 बंदे को ही आपस में खेल के नए पैसे डलवाने, उन्हीं को रोल करवाना है और उन्हीं से पैसे कमाए। अब आपको शायद पता हो कि नहीं पता हो, एक ब्रोकर जो होता है ना, उसके टारगेट्स होते हैं। वो टारगेट्स क्या होते हैं कि जैसे उसकी 50,000 रुपए की सैलरी है ना, तो 2 लाख का कमीशन तो उसको करके देना है कंपनी को, अगर उसको अपनी नौकरी सेव करनी है। ठीक है, कुछ टाइम तक कंपनी बर्दाश्त करती है, बट अगर कंसिस्टेंटली वो बंदा 2 लाख से कम कमा रहा है तो वो उस बंदे को फिर वो रेड मार्क्स हो जाते हैं उसके। अगर उस बंदे को इंक्रीमेंटल कुछ कमाना है, अगर 50,000 रुपए आज एक बंदा लगा हुआ है तो उसका कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है, राइट। तो उसको क्या करना है, ट्रेड। अब 2 लाख रुपए से ऊपर जितना भी कमाएगा ना, उसका 10, 15, 20% उसका हिस्सा होगा। ठीक है, मतलब उसने 3 लाख रुपए कमाए तो 2 लाख तो उसने अपनी सैलरी को जस्टिफाई किया। 1 लाख रुपए उसने, अब 1 लाख का उसको 10% मिलेगा, यानी 10,000 रुपए। तो यानी इंडस्ट्री इज बिल्ट ऑन द फैक्ट कि अगर वो 10 लाख के रेवेन्यू पे पहुंच जाता है तो ही विल बी मेकिंग 8 लाख का 10%, विच इज 80,000 रुपए, 80 और 50, 30 जो भी अमाउंट बनता है। अब आप समझ रहे हैं, वो ही इज अलाइन टुवर्ड्स इट। तो मैं जब इंस्टीट्यूशन डेस्क पे आया, मेरी रिटेल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, बड़े बड़े लोगों से बातचीत होना शुरू हुई, तो मुझे एक रियलाइज हुआ कि यार सबसे अच्छी सर्विस है ना इस वक्त मिलती है HNWIs को और इंस्टीट्यूशंस को। और सर्विस क्या होती है पता है सर, ये रिजल्ट आए, ये हमारे उससे कम आए, ये हमारे उससे ज्यादा है, हमें लगता है कि इस वक्त ये करना चाहिए, हमें लगता है सर इस वक्त ये करना चाहिए, इस कंपनी का मार्केट शेयर कम हो गया, इस कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ गया, इन्होंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर, रिसर्च बेस्ड। मैंने कहा यार ये सर्विस रिटेल इंडिविजुअल्स को क्यों नहीं मिल सकती। आप समझ रहे। जब मैं घुसा तो मुझे नजर आया कि यार द स्पेक्ट्रम इज सो पीछे दैट आई कैन नॉट स्टार्ट ऑफ फ्रॉम कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, क्यों अच्छी है, क्या वो है। द स्पेक्ट्रम शुड स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द फैक्ट कि व्हाई स्टॉक मार्केट, क्यों एक ऐसा एसेट क्लास जिसको जेन्युइनली स्पीकिंग, वो कभी कभी होता है ना कि यार बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, एक एम्प्लॉय होता है जो कि सबको खटकता है, मतलब उसकी सैलरी भी कम होती है, उसको कोई वो मतलब वो इंगेज भी नहीं करता है, उसको कोई पूछता भी नहीं है, वो बेचारा अपनी मेहनत किए जा रहा है, सब कुछ किए जा रहा है। मुझे लगता है स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में ऐसी है। मतलब टैक्सेस सबसे पहले CGT स्टॉक मार्केट पे लगा, स्टॉक मार्केट पे CVT, ये जितने भी टैक्सेस हैं पहले से लगते आए हैं। स्टॉक मार्केट के लोग कम हैं। एनीथिंग दैट कैन गो अगेंस्ट द स्टॉक मार्केट is going against the stock market. Okay. Despite that, this is the best asset class that an individual, जो मैं अभी तुमसे सवाल पूछने वाला हूँ, as a retail individual तुम्हारे पास क्या इस पे वो है, but this is the best asset class possible. So मैंने कहा यार ये अगर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और
एक बच्चा टीवी के सामने बैठा है, पहले टीवी होते थे, अब यूट्यूब होते थे। अब यूट्यूब पे अगर मेरी वीडियो देख के, रहमान की वीडियो देख के, बाकी लोगों की वीडियो देख के सिर्फ ये सीख गया ना कि यार दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू लुक एट, परस्यू, यस, मतलब उसकी जैसे मेरी जिंदगी चेंज हुई हाँ, फ्रॉम जीरो टू प्रोबेबली कभी मेरे घर में कोई हेड ऑफ रिसर्च नहीं रहा है, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर नहीं रहा है, सही, तो उनकी भी जिंदगी चेंज हो सकती है। तो Nice. मैंने कहा यार दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू डू, चाहे मैं जॉब के साथ करूं, जॉब के बगैर करूं, दिस, तो मैंने उसको इस तरह से पूरा अपना पैशन बना लिया। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या था? फुरकान ने लास्ट बात की ना कि स्टॉक मार्केट इज द नंबर 1 वेल्थ क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान। मेरी जर्नी भी इसी चीज़ से स्टार्ट हुई। ऑलराइट, मैंने पाकिस्तान में एक्सपीरियंस के बजाय ज़्यादा जो यूएस मार्केट थी उसकी एजीएम सुनी, ओके, बर्कशायर हैथवे की एजीएम्स बहुत ज़्यादा सुनी, और ये समझ आया कि कंपाउंडिंग जो है ना आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। सही, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक हाई नेटवर्थ और रिटेल इन्वेस्टर बराबर है। ये ओके, बहुत लोगों को समझ नहीं आता। अच्छा कैसे बराबर है? देखिए, जब आप किसी कंपनी में एक शेयर खरीद लेते हैं तो आप उसके ओनर के बराबर उसकी आपकी पार्टनरशिप हो जाती है। ज़्यादातर वीडियोस में हम लोग बताते हैं कि स्टॉक मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप किसी भी बिजनेस में इक्वल पार्टनरशिप कर सकते हैं। अब हम लोग ग्राफ भी इसका काफ़ी बताते रहते हैं, पिछले 25 साल में कौन से एसेट क्लास सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। ठीक, उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट ने रियल एस्टेट के टॉप प्रोजेक्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया। सही, और लेकिन किसी से भी बात करो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी, जब मैंने 2-3 साल इसमें स्पेंड कर लिए और अपने अब्बू से कहा कि भाई स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलते हैं, तो कहते हैं मैं तो जिससे भी बात किया उसका नुकसान हुआ है। हाँ, और मैं देखूं कि भाई इंटरनेशनली भी सबको फ़ायदा हो रहा है, हाँ, पाकिस्तान में भी लॉन्ग टर्म में सबको फ़ायदा हो रहा है, तो ये कौन लोग हैं जिनका हमेशा नुकसान हो जाता है? सही, तो अगेन गाइडेंस, गाइडेंस, आप जो है लॉन्गर टर्म चीज़ को छोड़ के जब शॉर्ट टर्म चीज़ों पे आ जाते हैं, वो वॉलेटिलिटी अपने अगेंस्ट कर लेते हैं। सही, स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी से फायदा उठाना है, ये नहीं कि उसके अगेंस्ट अपना नुकसान करने मतलब लग इट्स इट्स अ फीचर नॉट अ बग। जाना। इट्स अ फीचर, और आप मतलब we उसको- often use this by the हाँ way. हाँ, लेकिन इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेके Yes, आना, yes, इट्स अ yes. नाइस थॉट यार, इट्स अ फीचर नॉट अ बग। ठीक, हम्म, सही, ओके, और मतलब कि अगर आप विदाउट डूइंग एनीथिंग सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें टॉप 30-40 कंपनीज का अच्छा वेट होता है, तो आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। Okay. आगे हम और डिस्कस करेंगे कि क्या सही। रिटर्न्स हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस के, सही, बट मेरी जर्नी ज़्यादा ये थी कि मैंने देखा स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी गुड वेल्थ क्रिएटर, फिर उसको समझा कि उसके पीछे सारी मैकेनिक्स क्या हैं, और ठीक। मैकेनिक्स कुछ नहीं है। मैकेनिक्स सिर्फ ये है, आपने उसका बिजनेस एनालाइज करना है कंपनी का, अगर आपको समझ आता है, उसकी मैनेजमेंट समझ आती है, आपने उनके साथ इक्वल पार्टनर बन जाना है। ठीक अगर है, आपको लगता है कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया कंपनी में, तो आप एडजस्ट कर लें उसके हिसाब से, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ सुबह उठ के 9:30 बजे या 9:35 9:15 बजे मेरे वाले टाइम पे जरूरत 9:15 नहीं है आपको कि आज कौन सा शेयर ऊपर है कौन सा नीचे है। सही, अगर देखें, एक पाकिस्तान के में जो कैप वाला फीचर है, अब 10% हो गया। अगर एक शेयर 100 का है, आपने 90 पे उसको खरीदना नहीं है, 110 पे बेचना नहीं है, ओके, तो आपने क्या करना है प्राइस देख के? आप अपने सही। दूसरे कामों पे फोकस करें। ठीक, आप दिन के आखिर में देख लें, अगर वो 110 पे आ गया और आप सोच रहे थे 120 पे बेचने का, तो अगले दिन चले आपकी रेंज में आ गया, आप देख सकते हैं। सही, ये रोज रोज देख के ना लोग क्या करते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन से अंदाजा लगाते हैं कि ये कंपनी अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। सही, प्राइस ऊपर उनको लगता है सब अच्छा हो रहा है, ठीक है, और अगर प्राइस नीचे है तो उनको लगता है सब बुरा हो रहा है। ठीक और है, ये रियल एस्टेट मार्केट में उल्टा होता है। वहाँ जो है वो देख रहे होते हैं भाई प्लॉट की डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, जमीन पे हाँ, पोजेशन of मिल रहा है कि नहीं। Yes. लेकिन यहाँ क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है सही है, कंपनी को समझना, तो वो प्राइस को अपना वो बना लेते हैं नंबर 1 इंडिकेटर, जो कि सबसे बड़ी गलती है। सही, तो बट एक मैं जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, तो मुझे एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, मैं डेटा एनालिटिक्स नहीं दिखता था, तो मैंने डेटा एनालिटिक्स देखना शुरू किया, तो मुझे नजर आया कि यार कोई 11-12% तो इंडियन ऑडियंस आ रही है। ओके, तो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि okay, Pakistan has all the issues, we understand inflation and everything, we have all the issues, तो मुझे नजर आया कि यार अगर एक बराबर में सेम एजुकेशन लेवल भी फर्क है, we agree on all this, ऑफ कोर्स, बट अगर वो लोग समझ सकते हैं, इतनी बड़ी मार्केट बन सकते हैं, हाँ, मतलब श्रीलंका की मार्केट डिफॉल्ट के बाद डिप करके पीपल कम बैक टू इट, हम क्यों नहीं कर सकते? फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार वी आर मिसिंग आउट ऑन अ बिग पिक्चर, बट what I realized using Twitter is not everybody is missing. एक रिटेल इन्वेस्टर है जो आज अंधेरे में बैठा है, he is not missing. तो why don't you tell us कि यार टिपिंग पॉइंट क्या था इन्वेस्टमेंट का? तो हमेशा तुमने सुना होगा, सही, टिपिंग पॉइंट क्या था कि यार ये टिपिंग पॉइंट था कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है? वो कौन सी चीज थी जिससे समझ आया कि स्टॉक मार्केट इज द नंबर 1 वेल्थ क्रिएटर? मैं बताता हूँ ना, देखो मैंने ना पहली बुक जो पढ़ी थी ना वो थी रिच डैड पुअर डैड। उसके अंदर ना एक उन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट दिया हुआ है 4 उसका, इसमें आप एम्प्लॉयर होते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, बिजनेस होता है, इन्वेस्टर होते हो। हाँ। तो मैंने सोचा यार मुझे ना
बी और आई में जाना है। काम मैं करता था अपना, गवर्नमेंट जॉब एक थी मेरी। फिर मेरी एक जगह जॉब लग गई, वो इट वाज अ गुड पेइंग जॉब। मैंने ना एक होटल खोला। अच्छा, यस, माय फर्स्ट बिजनेस वाज अ रेस्टोरेंट। अच्छा रेस्टोरेंट था, और 2015 की बात है। एट दैट टाइम आई प्रोबेबली स्पेंड लाइक 3 मिलियन और समथिंग। और मैंने सोचा अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा, अब ये बिजनेस चलेगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। घर के सारे अफराद उसमें लग गए, अम्मी अब्बू सब, भाई चाचू सब अपना उसमें हिस्सा डाल रहे हैं। वो तो मैं उसको 8 महीने भी नहीं चला पाया, क्योंकि ना कोई एक्सपीरियंस था, ना कुछ पता था किस तरह प्रॉफिट्स मुझे बनाने। और होटल का काम जो होता है, रेस्टोरेंट का, वो आपको लगता है आसान है, वो पूरे दिन का काम होता है। एक दिन पहले आपने ग्रॉसरीज लानी है, ये वो, खैर वो बंद कर दिया मैंने बोला नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता, बिजनेस तो मैं नहीं कर सकता। फिर एक जो है मेरे अब्बू के दोस्त थे, उन्होंने बोला तुम एक काम करो, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। और पैसे मेरे पास थे, आई हैड मनी, बट आई हैड नो आइडिया कि इसको करना क्या है, मैंने इससे मैंने और मनी कैसे जनरेट करनी है। तो उन्होंने बोला यार मेरा ना पैलेट का बिजनेस है, कोई वो होते हैं लकड़ी के, जिनके ऊपर आप सामान रख के उनको क्रेन से उठाते हो। वो आई डिडंट नो कि क्या बिजनेस था। उन्होंने बोला तुम मुझे 1 मिलियन दे दो, और ये मैं तुम्हें जो है ना 2 मिलियन करके 4 महीने में रिटर्न कर दूंगा। मैंने बोला ये तो बहुत आसान है। मैंने उनको पैसे दे दिए, पार्टनरशिप कर ली उनके साथ। वो भाई 2 महीने तो छोड़ दो, वो 2 साल के बाद भी मुझे अभी तक पूरे पैसे नहीं मिले। उसके बाद जो है ना मैंने फिर यूट्यूब को खोलना शुरू किया कि यार क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने खुद एक जो है ना यूट्यूबर है एंड्रे जिक करके, फिर मुझे समझ में आया यार कि बिजनेस करने के लिए बिजनेस बनाना ज़रूरी थोड़ी है। मैं तो बिजनेस खरीद भी सकता हूँ, और बिजनेस खरीदने की सबसे अच्छी जगह स्टॉक मार्केट थी। अब मुझे ये तो पता चल गया कि स्टॉक मार्केट में से मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ। छोटे लेवल पे बनूंगा लेकिन बन सकता हूँ, एक शेयर खरीद सकता हूँ, एक उसका पार्ट खरीद सकता हूँ। फिर जो है वहाँ से मेरी पूरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। तुम मिल गए, अब्दुर्रहमान मिल गया, और हल्के हल्के मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया। स्टार्ट मैंने डिविडेंड इन्वेस्टमेंट से किया था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किस दरिया में उतर रहा हूँ या किस समंदर में जा रहा हूँ। तो फिर मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ ना उससे, मुझे जब 2-4 डिविडेंड आए ना, कॉन्फिडेंस, वो Confidence एक बहुत, ऐसा हाँ। कॉन्फिडेंस बूस्ट करता यस है यस आपका। यस, अब जैसे एग्जांपल थी, पैसे दिए और पैसे आए नहीं, हाँ नहीं आए, लेकिन डिविडेंड में पैसे आ गए, यस कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बढ़ गया। कॉन्फिडेंस तो वही बिल्कुल एग्जैक्टली कि जब कॉन्फिडेंस आपको मिलता है ना कि यार मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मतलब जाया नहीं हुए, बर्बाद नहीं हुए, हाँ, मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ हाँ हाँ मेरे लिए। शुरू मैं जब भी मैंने जो लास्ट वीडियो डाली है, जो मैंने उसमें जो पूरी बताया 50,000 से 100 मिलियन पूरा, मैंने उसमें ये बोला कि यार इफ यू आर फ्रॉम 18 to 25 ना, अब आपका करियर पे फोकस है, आप कोशिश कर रहे हो कि यार मैं मेहनत करूं। एक और मैंने न्यूज़लेटर पे भी लिखा था कि यार 50,000 रुपए महीना बचाना और 15% कमाना साल का, और लाख रुपए 15% कमाना, वर्सेस आप कहते हो नहीं मैं 50,000 रुपए 25% कमाने की कोशिश करूंगा, और यू नो ऑल दीज टिप्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल दीज। जब बाजार चल रही होती है ना, तो सबकी सब एक ही चीज होती है, सबको हर कचरे से कचरा स्टॉक हो, इसेंशियली कचरा स्टॉक ज्यादा तेजी से बढ़ा होता है। सही। तो हमें रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि यार ये कंपनी छुपी हुई थी, और हमारे ना ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर क्या है, छुपी हुई चीजों का बहुत शौक है हमें कि यार मैंने निकाला, ये मैंने किसी को पता भी नहीं था, लोग सोच भी नहीं रहे थे और उसके बारे में। अब वो जब चीज बढ़ती है तो आपको लगता है कि यार आप बहुत टॉप पे हैं। और इसी टाइम पे आज आप बाजार को उठा के देखें, लास्ट 1 महीने के अंदर कौन से स्टॉक्स बढ़े, आपको नजर आ जाएगा कि वो स्टॉक्स हैं जिसमें अक्सर के आगे DEF लिखा होता है, वो डिफॉल्टर होता है मतलब इस कंपनी के अंदर अब कुछ नहीं है, बट वो बढ़े। एक्सचेंज की फीस भी नहीं पे कर सकते, ये स्टॉक एक्सचेंज की फीस भी पे नहीं कर सकते, तो आपको क्या देंगे? हजारों लाखों में होती है, कुछ ज्यादा फीस नहीं होती, वो भी उसकी भी। और हमें लगता है कि यार वी हैव मेड सो मच मनी, सो दैट्स द प्रॉब्लम। इनकम पे फोकस, दैट्स हमारा। अच्छा, तुम भी यही बात करते हो, मैं भी यही बात करता हूँ, इनकम पे फोकस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपको स्टार्ट करने के लिए ना स्टॉक मार्केट में, क्यों लोग कभी सोचा है कि यार ओनली 5% ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो AUMs हैं वो स्टॉक मार्केट फंड में, 95% इज इन मनी मार्केट, इनकम, ये जो डेट कैटेगरी है इसके अंदर है। सही है। क्यों है? कभी सोचना, अभी जब मैं लोगों से बात करता हूं मैं वो भी डिस्कस करूंगा, ये है कि यार जब आप किसी एलियन चीज में जा रहे होते हैं ना, जब आपने कभी नहीं सुना होता है, पाकिस्तानियों ने क्या सुना है आपको पता है? पाकिस्तानियों ने सुना है कि नौकरी करनी है और प्लॉट लेना है, यस, 2 चीजें सुनी। हम इस पे वैसे बात करेंगे अभी आगे जाके, ये नौकरी वाला। एक फायर सर ने before- बात जो की ना, कि स्टार्ट आपने किया कि भाई मैं बिजनेस तो खरीद नहीं सकता, तो मैं बिजनेस का पार्ट बन जाता हूँ, बट इसमें बिल्कुल भी डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। वॉरेन बफे की पूरी जर्नी स्टॉक मार्केट से स्टार्ट हुई है
और जैसे जैसे आपके पास कैपिटल आता रहता है आप पूरी पूरी कंपनियां भी खरीद लेते हो। यस, हाँ, तो ये जर्नी जो है ना आज आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे 15-20 साल बाद आप बिजनेस ओनर भी बन सकते हैं। गुड, व्हाई नॉट? हाँ। अगर आपको इतनी अच्छी इंडस्ट्री उसको सी सेकेंडरी समझ में आ गया बिजनेस, हाँ। तो उसने ले लिया ना, इट वाज द हाईएस्ट एवर एलोकेशन। क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के थ्रू बिजनेस ओनर बना ना, तो जब वो कोई बिजनेस खरीदता है ना तो उसमें अपनी जो इंटरवेंशन है वो नहीं करता। वो कहता है कि अच्छा बिजनेस खरीद लिया है, सही चल रहा है, अनलेस कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुझे इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। और ये माइंडसेट सारा स्टॉक मार्केट से आया है। एक एक्चुअल जो बिजनेस ओनर जिसने खुद बिजनेस खड़ा किया वो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। सही। उसके लिए ये अप्रोच डेवलप हाँ, करना। मैं अगर अपना जो रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है, इवन तो इट वाज लाइक 8.5 months, लेकिन अगर मैं उसको अब सोचूं ना स्टॉक मार्केट के ऊपर रखकर, तो मैंने तो अभी बहुत पैसा डाल दिया इसके अंदर। तो मैं बोलता हूँ यार मैंने तो बहुत गलतियाँ करी। और एक जो चीज़ जिसने मुझे कन्विक्शन दी ना, मैंने शुरू किया था 2 मिलियन से, तो वो थी कि यार आप जो है ना ऐसे लोगों को रीच आउट करो जो इसमें टाइम से हैं, जिनकी बात आपको समझ में आती है। उनसे सीखो कि यार कहाँ पे मैं गलती कर सकता हूँ, क्या गलती मैं कर रहा हूँ, और क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे एक जगह से जल्दी से दूसरी जगह लेके जा सकती है। ये मेरी लाइफ का सारा फंडा है कि मैं पे करता हूँ लोगों को और उनका टाइम ले लेता हूँ। लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, मैं इसको अच्छा समझता हूँ कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है ना, यू जस्ट पे हिम, और जस्ट अगर वो फ्री में देने को तैयार है। प्रॉब्लम ये है फ्री में देने की कि हर शख्स की एक फैमिली है, उसके पास 24 घंटे हैं। अगर वो हर किसी को अपना एक लिमिटेड टाइम देने लग जाएगा तो फिर वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देगा। तो इन चीज़ों को सोचते हुए मैंने जो है ना, मुझे लगता है जैसे अब तुम दोनों मेरे सामने बैठे हुए हो, तो अब जो मैं यहाँ पे टाइम गुजार रहा हूँ या जो मैं तुम दोनों के साथ टाइम गुजारता हूँ, वो मेरे एक्सपीरियंस में मुसलसल इजाफा करता रहता है। तो 2 साल बाद, 2.5 साल बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो है वो बहुत जल्दी जो है ना वो राइज करने लग जाओगे चीज़ों के अंदर, समझने के अंदर कि किस तरह से देखना चाहिए मुझे चीज़ों को, क्या मुझे फील करना चाहिए। अगर मेरा पोर्टफोलियो नीचे जाता है तो मेरी क्या फीलिंग्स होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं अगर आपने एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। हाँ, और बड़ी अमाउंट कभी भी जो लोग मेरे पास आते हैं ना बात करने के लिए, मैं उनको कभी भी कहता हूँ कि पैसा आपके पास कितना भी हो, नेवर स्टार्ट विद गोइंग ऑल इन। यस, नेवर डू दैट। क्योंकि अगर आपने एक साथ पैसा लगाया, देखो यार अच्छी से, अभी एग्जांपल के तौर पे फौजी सीमेंट चलता हुआ प्लांट था, कुछ साल पहले की बात है, अचानक से उसका क्लेम गिर गया। लेट्स थिंक अबाउट इट कि अगर आपने अपनी जमा पूंजी उससे 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने पहले एक स्टॉक के अंदर और सारी वेल्थ लगा दी होती, तो आप तो मर गए थे, राइट? वो फ्लोर लगता चला गया और आई थिंक 50% स्टॉक नीचे आ गया था। तो पीआईसीटी की एग्जांपल, हाँ, वो एक लाइसेंस उसका खत्म हुआ, उसका खत्म, कंपनी पूरी खत्म हो गई कि यार लाइसेंस उठ के दुबई वाली कंपनी को चला गया, आपकी पूरी सो नेवर, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर सुनता है इस बात को ना, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। जिस तरह हम लोग डिविडेंड पे बात कर रहे थे, वो बीच में रह गई थी, बट वो डिविडेंड इज समथिंग दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू मूव ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। आहिस्ता आहिस्ता क्लाइम अप करते हैं ना, क्लाइम अप क्या करते हैं, नाउ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। जिस कंपनी में आपने लगाया, क्वार्टरली आपने डायरेक्ट रिपोर्ट पढ़ना शुरू की, आपने समझ किया कि यार इसमें हो क्या रहा है कंपनी के अंदर, क्यों एक कंपनी है जिसका सेल्स इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ऊपर चली जाती है, क्यों एक कंपनी है जो बिल्कुल फ्लैटिश सेल्स रहती है, वो हिलती नहीं अपनी जगह के ऊपर। क्या इकोनॉमिक डायनेमिक्स हैं, ये कंपनी मुझे डिविडेंड दे रही है, ये कंपनी मुझे डिविडेंड नहीं दे रही है, बट जब ये डिविडेंड दे रही है कंसिस्टेंट है, लेकिन जब अच्छे हालात आते हैं ना, तो ये वाली कंपनी आग लगा देती है, ये वाली कंपनी ऐसे सिक्लिकल कंपनीज, राइट, आग लगा देती है। बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको ना इकोनॉमिक इंजेक्शन चाहिए, ना इनको बहुत पैसा बांटने की जरूरत पड़ती, ऐसे स्वीट स्पॉट पे जाके बैठे हैं, ऐसा बिजनेस मॉडल इन्होंने अपने आप के लिए क्रिएट कर लिया है कि नाउ दे रीइन्वेस्ट, कंपाउंड वाला हिसाब जो अभी तुम कह रहे थे, रीइन्वेस्ट, मेक 20%, 30% ऑन देयर ROIC ऑन देयर कैपिटल एंड कीप रीइन्वेस्टिंग। यू डोंट वांट टू स्टॉप इट। यू अगर आप 10% भी उस कंपनी का ले लेना, अगर मार्केट में अवेलेबल है, स्टिल यू शुड नॉट गो टू देम एंड से कि सर डिविडेंड देना शुरू करें। नो, let them do it, let them grow their capital as much as they want. The best part is कि पूरा कैपिटल कोई नहीं बचा सकता 30% कंसिस्टेंटली फॉर द 10 years। और किसी ने अगर आपको 30% कंसिस्टेंटली 10 years के लिए बचा के दे दिया ना, ये मैं स्टॉक प्राइसेस 10 years की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी फ्यूचर और बक की जो हम बात कर रहे थे ना, कंसिस्टेंट नफे में अगर कोई 30% आपको कमा के दे रहा है ना भाई, उसको बोलो तू जा, तू बर्म्यूडा ट्रायंगल में जा, तू बिजनेस सेटअप करके चला गया, तो चला जा। कभी-कभी तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है जब कोई अच्छी कंपनी आ जाती है ना, कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस। एक बिजनेस है, पहले आपने देखा ये अच्छा है, ठीक है, ये जनरेट करता है कैपिटल, सही, ठीक है, उसके पास वो कैपिटल आ गया। अब अगर उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी है,
उसको अगर वो लगाए और वो मजीद ग्रो हो जाएगा तो वो ग्रोथ कंपनी बन जाती है। ठीक, वो उसको री इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस बढ़ा लेता है। सही, एक पॉइंट पे आप पहुंच जाते हो कि अब आप री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप ओके, वो बैंक में रखोगे या आप कोई उल्टी सीधी कोई ऐसे बिजनेस में डालोगे जिसमें लॉस हो जाएगा, सही तो है, फिर बेहतर होता है कि आप बांटने लग जाओ। बांटने लग जाओ, ओके, और यहाँ पे डिविडेंड के थ्रू होता है। बाहर की दुनिया में एप्पल जैसी कंपनी, हालांकि वो मतलब कि कितना अभी ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बाय बैक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनकी हम वर्थ बढ़ा हाँ रहे हम हैं, उनकी राइट? परसेंटेज बढ़ाते रहेंगे। ओके, और ये इसको एग्जाम्पल अगर एक्सप्लेन करना हो ना, इस तरह होता है जैसे 4 लोग हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस बड़ा हो गया, अब प्रायोरिटीज बदल गई। एक बंदा कहता है कि नहीं यार मैं तो अब खुश हूँ, मैं एग्जिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि यार पूरा बिजनेस जो है ना बेच देते हैं और सही है। पैसे बांट लेते हैं, तो वो एक तरह से डिविडेंड हो गया ठीक, कि वो पूरा बेच के डिविडेंड दे दिया। लेकिन दूसरा बंदा कहता है यार तुम ठीक है, तुम्हें कैश चाहिए, मैं तुम्हें कैश देता हूँ, तुम अपना तुम अपना शेयर मुझे दे दो। ओके, तो शेयर बाय बैक कर लिया उसने उसका। सही है, तो ये जो है ठीक, स्टॉक मार्केट में भी हो रहा होता है। ओके, ये एक तरह से नाइस, कैपिटल एलोकेशन डिसीजन है। सही कोई है, कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही, इससे ये मतलब नहीं है वो अच्छी है या बुरी है। इसका ठीक, मतलब है वो डिसाइड कर रही है कि मैंने अपना कैपिटल बांट देना है, अभी मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही। ऑल राइट, सही, अच्छा, चलो अब मेरा एक सवाल है तुम दोनों से। एज अ रिटेल इन्वेस्टर जब मैं घुसा और समझ में आ गई, मुझे ज़्यादा तो नहीं समझ में आया लेकिन कुछ चीज़ें, तो फिर मैंने सोचा अपनी जर्नी में शेयर करता हूँ ट्विटर पे। रिटेल इन्वेस्टर को मेरे जैसे या थोड़े और रिटेल इन्वेस्टर जिसका 1 मिलियन का 2 मिलियन का पोर्टफोलियो है, उसको रोकती है कि वो स्टॉक मार्केट में आए, क्या चीज़ है ऐसी पहली? आई क्या थिंक 2 चीज़ें हैं, एक है एंकर, एक है वॉलेटिलिटी। एंकर इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा है अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करने में, डिविडेंड एस्टिमेट करने में, कंपनी का लॉन्ग टर्म रिटर्न देखने में। लेकिन वो जहाँ लैग करते हैं ना, वो ये है कि एक शेयर लेट से 100 रुपये का है, ठीक है, वो जब 70 पे आता है ना, कहते हैं अंडर वैल्यूड हो गया। ओके, उनका जो एंकर है दैट इज द प्राइस, वो जिस पे पहले ट्रेड करा था। हालांकि अच्छा, एंकर होता है द रियल फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर उस कंपनी की फेयर वैल्यू 50 रुपये थी और वो 100 पे ट्रेड कर रहा था और वो 70 पे आ गया है, तो इट्स नॉट अंडर वैल्यूड, इट्स स्टिल ओवर वैल्यूड। ओके, एक ये एंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा बिजनेस डेवलपमेंट्स को दे अंडरस्टैंड आफ्टर रिजल्ट्स। ठीक जैसे है, बजट में कोई चेंज आ गया, हाँ, नहीं समझ आता इतनी जल्दी, जब वो 6 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है ना, ईपीएस कम हो जाता है, तो वो उस पर फिर सोचते हैं कि ईपीएस चेंज हो गया, मैं कुछ करने की ज़रूरत है। सही है, हालांकि वो अगर एक दफ़ा बिजनेस समझ लो, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा ना पॉलिसी चेंज का, आप उसी दिन कैलकुलेट कर लोगे। तो आई ओके, फील के एक लिंकेज टू द प्राइस, सही है, जिसको उन्होंने एंकर बनाया होता है ठीक कि है, कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, वो पास्ट प्राइस से जो है ना जज करते हैं। ओके, और सेकंड के बिजनेस के फंडामेंटल्स जब चेंज होते हैं ना, उसमें वो लेट हो जाते हैं। ओके, तो अगेन वही वो वॉरेन बफेट कहता है, व्हाट अ वाइज मैन डज एट द स्टार्ट अ फूल डज एट द एंड। ओह नाइस, सही, और तो है तो थोड़ा हार्श, हाँ, बट जो बट दिस इज स्मार्ट द, इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो हाँ, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि ओके, यार ये चेंज हो गया, तो अब मुझे इसके बारे में सोचना है। अच्छा, इसमें कुछ लोग होते हैं वो पॉलिसी भी प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ओके, वो कहते हैं मैं फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं पॉलिसी भी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। वो आई थिंक वो डेंजरस होता है। सही, आपको वेट करना चाहिए, जिस दिन पॉलिसी चेंज हो जाए, उसका इम्पैक्ट आपको समझ आ जाए, उस दिन एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 रीजंस हैं हाँ, आपकी आई नज़र, फील ये इधर अभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स लैग करते हैं। अच्छा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही, बहुत अच्छे तरीके से वो रोज प्राइस भी ट्रैक कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स भी सारी पढ़ रहे होते हैं, बल्कि शायद इंस्टीट्यूशनल से थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा रहे होते हैं, सही, कुछ जिनको शौक होता है। सही, लेकिन थोड़ा सा ना उनको अपने एंकर्स और प्राइस से डिटैच करने की जरूरत है। ठीक है, और फुरकान तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक इन पाकिस्तान ना, बिकॉज द क्वेश्चन वाज आई थिंक कि क्यों अभी भी नहीं कर रहे हैं, यस, इज दैट मैं सही समझ रहा हाँ, हूँ? मतलब अगर उनके पास पैसे आते हैं ना, किसी के पास 20 लाख रुपए आ गए, वो बोलेगा यार ये बताओ, सबसे पहले जो ना कुछ लोगों को बोलते हैं कि यार आपका सबसे पहला हीरो कौन होता है आपके घर का, ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। हाँ, आपके अब्बा, अब्बा, आप लड़का होता है, यस you know, यस यस आप यस, लड़की भी बहुत, अब आपके अब्बा को जब आपने हाँ, लास्ट 40 सालों में हाँ, जब उनका पूरा करियर का जोबन था, कमा रहे थे, यस, उनको एक प्लॉट के बाद दूसरा प्लॉट, दूसरे प्लॉट के बाद तीसरा प्लॉट, फिर अगर जब सारे भाई हैं, 4-5 भाई हैं अब्बा के, तो भी प्लॉट्स की डिस्कशन, ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। जब आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है ना किसी चीज के लिए, तो फिर कोई नई चीज आपको, आप अपनी जो चीज आपके पास है ना, आप उसको कभी भी उस क्रिटिकल नजर से नहीं देखेंगे। कहते हैं ना औलाद बिगड़ की जाती है क्योंकि माँ बाप उस क्रिटिकल नजर से देख नहीं सकते हैं उसको, सही, बाहर वाला देख सकता है, और बाहर वाले की औलाद को आप बहुत क्रिटिकल नजर से देखते हो। सही, सो कहने का मकसद क्या है कि वो ऐसा बिल्ट इन हो गया है हमारी आज तक की जनरेशन्स के अंदर कि यार प्लॉट ही सब कुछ है, इन्वेस्टमेंट का एक ही नाम है प्लॉट, सही है, बीच में
इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत तेजी से बढ़ी थी कि स्टेट लाइफ याद है, खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, वो पूरी जो एड थी। हाँ, तो वो जो है ना वो पूरी एड थी, वो अभी भी जिंगल याद है लोगों को कि खुदा मेरे। तो वो बीच में आया था, बट लोगों ने प्लॉट बिकॉज उसमें एक बहुत बड़ी चीज है जो कि स्टॉक मार्केट में, इसी तुम्हारे पॉइंट को थोड़ा सा उल्टा कर रहा हूं, वहां पे आपको प्राइस पता नहीं चलती है। बुरे हालात में आपको प्राइस पता ही, चाहे बाहर गायब हो जाए इस वजह से पता ना चले, या आप अपने दिल की तसल्ली कहते हैं मैंने 4 करोड़ रुपए की चीज ली, 4 करोड़ की है, मैं तो इससे नीचे बेचूंगा ही। 1 करोड़ का अगर किसी ने प्लॉट लिया हो ना, और लेट से 2 महीने बाद कोई बंदा आए उसको 75 लाख की ऑफर दे, तो उसको भगा देगा। स्टॉक मार्केट में अगर 100 वाला शेयर 75 का हो जाए ना, तो वो सोचता है यार कुछ हो गया, मुझे पता नहीं है, ये तो बस अब जीरो हो जाएगा, मैं जल्दी से बेच देता हूँ, इससे पहले और नुकसान। सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू। तो आई थिंक द इन पाकिस्तानी ऑडियंस ना, द प्रॉब्लम इज नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग की तो हमने बात कर ली। नंबर 2 यार वो कॉन्फिडेंस अभी तक स्टॉक मार्केट पे या किसी फाइनेंशियल एसेट्स पे नहीं आया। वो आते ना, अच्छा इट्स नॉट समथिंग कि यहाँ मैं 10 घंटे भी बैठ जाऊँ ना पॉडकास्ट पे, मैं वो नहीं समझा सकता। ठीक है। ये तुम्हें कब समझ में आया? जब तुमने पहली बार कोई स्टॉक खरीदा, सही, उसका तुम्हें डिविडेंड आया, तुम्हें कॉन्फिडेंस आया, तुमने कहा यार डिविडेंड के अलावा भी चीजें हो सकती हैं, बिजनेस मॉडल समझना है वगैरह वगैरह। सी आई थिंक इट्स अ जर्नी। हम इंडिया से मुझे लगता है हर चीज में कोई 8 से 10 साल पीछे हैं। मुझे लगता है हम रिटेल इन्वेस्टर के लेवल पे भी ना 8 से 10 साल पीछे हैं। मुझे लगता है ये जो अगला 5-7 साल का पीरियड, बिकॉज जो यंग बच्चा मेरे पास आता है ना, चाहे वो मेरे न्यूज़लेटर के थ्रू आए, 1-to-1 कॉल्स के थ्रू आए, पैसे बच्चे कमा रहे हैं। ये मैं कंपेयर करूंगा अभी बांग्लादेश से अगर मौका लगा तो, कि हम लोग की और हमारी आवाम में बांग्लादेश की आवाम में क्या फर्क है, अच्छी चीज भी बुरी चीज भी है, बट एंड दे हैव डिसाइडेड। ये वो बच्चा है कौन आज अगर 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल का बंदा है ना, what was he exposed to on YouTube? He was exposed to compounding. He was exposed to Warren Buffett, Peter Lynch, Monish Pabrai. He was exposed to all these people and वो पहले सवाल मुझे पूछते हैं, सर मेरे अब्बा ने तो प्रॉपर्टी में पता नहीं क्या लगा के जला। एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कहता है मेरे अब्बा से मुझे बचा लो। मैंने कहा तुम्हारे अब्बा से? बोलता है मैं बाहर रहता हूँ, पैसे भेजता हूँ, हर तीसरे महीने मेरे अब्बा मुझे कहते हैं बेटा ये 20 लाख का प्लॉट है, ये ले लेते हैं। बेटा ये गांव की कोई बात है, 40 लाख रुपए का प्लॉट है, ये ले लेते हैं। ये 35 लाख का प्लॉट है। मैंने उनको कह दिया कि मैंने कहीं और पैसे लगा दिए और मंथली लगा रहा हूँ मैं पैसे, SIP कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। सही है। तो मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग। कि यार एक एसेट क्लास स्टिल परफॉर्म कर रहा है जब सारी चीजें उसके अगेंस्ट हैं। प्रॉपर्टी पे तो अभी आया है ना CGT, प्रॉपर्टी पे तो अभी 5 साल पहले उठा के देखो प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू और प्रॉपर्टी की जो टैक्स DC वैल्यू होती थी, कितना फर्क है। आप करीब आए ना, करीब आ रहा है। यस, हम तो जिंदगी भर से करीब रहे हैं भाई, उसके बाद भी हम परफॉर्म करते हैं। सो आई थिंक इट्स मेंटालिटी। एक और कॉन्सेप्ट ये भी है, जैसे अब ये अरशद नदीम में गोल्ड मेडल जीता है, तो जब कोई बंदा सक्सेसफुल होता है ना, तो सारे उसके साथ जुड़ जाते हैं, और जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो इट बिकम्स एन ऑर्फन। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो स्टॉक मार्केट के जो पिछले 5-6 साल गुजरे थे ना, आफ्टर 2017, लोगों की मेमोरी 3-4 साल से ज्यादा नहीं होती, भूल जाते हैं लोग। तो ये जो 5-6 साल वाले पूरे हैं, जो कि ऐसी चीज नहीं है जो कि पहले नहीं होती। US स्टॉक मार्केट में 1929 से लेके 1950 अर्ली 50s फ्लैट इंडेक्स नीचे जाके वापस आया। 2000 से लेके 2010 लॉस्ट डेकेड कहते हैं उसको, सही है, उसमें भी वो गिर के वापस आया। पाकिस्तान में भी हुआ है, 2008 में क्रैश हुआ था और उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते कोई 5 साल लग गए। तो ये जो बुरे 5 साल होते हैं ना, फिर वो अगले 2-3 साल में, अब जैसे 3 लाख हो गए रिटेल इन्वेस्टर, तो जैसे जैसे सक्सेस आता है बाहर तो नए लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं ना, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, अच्छा ये बहुत अच्छा नंबर है। गौज इसी तरह करेंगे ना, आप इंडिया में कितने नंबर है, पाकिस्तान में कितने नंबर है, बट दिस इज पर्सनल थॉट, राइट? हम पर्सनल डिस्कशंस कर रहे हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है। किस बात से यार? मुझे नहीं पता है कि ये जो ऑडियंस आ रही है ना, ये रिसेंट तेजी को देख के आ रही है या ये समझ के आ रही है। मतलब समझ के तो कोई भी नहीं आता। रिसेंट तेजी 99% यार, 99% रिसेंट तेजी को देख के आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आती है कि यार तुम लोग मुझे हेल्प करो, ठीक है, कि क्या, और तुम ज्यादा हेल्प करो क्योंकि तुम रिटेल इन्वेस्टर हो। क्या वही होगा जो 2017, 18, 19 की 12 से लेकर 16 तक की तेजी के बाद जिस तरह लोग भागे, ये वैसा ही होगा कि जब मार्केट खराब होगी, कि बस हमारी तो इकोनॉमिक साइकिल पूरी सिक्लिकल है ना, एवरीथिंग इज। क्या लोग इसी तरह डर के भागेंगे, या पोर्टफोलियो में मेरे अब्बा की तरह यूनिकैप मुदारबा रह जाएगा जो कि 6 रुपए की चीज थी और 60 पैसे में भी नहीं बिक रही थी, सही, वो रह जाएगा? या पोर्टफोलियो में ऐसी चीजें रह जाएंगी जो कि क्वार्टरली डिविडेंड्स देके जा रही होंगी, जो अपने बिजनेस मॉडल को मेंटेन करके रखेंगी? यू टेल मी, इस बार क्या होगा? देखो यार, मैंने तो इतनी साइकिल्स देखी नहीं है सच बात ये है। तो ये इस बात का जवाब दे तो तुम दोनों ही समझ सकते हो, बल्कि अब्दुर्रहमान इसमें। देखो, हाँ,
25 साल के डेटा को अगर 5-5 साल में ब्रेक डाउन करें ना, हाँ तो पाकिस्तान के बूम बस्ट साइकिल्स क्लियर नज़र आ जाते हैं। सही सही है, उसमें आपको अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन सारी नज़र आती है। ठीक है ठीक है, हम लोग बिल्कुल अंडर वैल्यूएशन पे खड़े हुए थे, ठीक है और जितनी भी सारी चीज़ें देखो ना, उससे ऐसा लगता है कि अब अगले के 5 साल बहुत अच्छे होंगे। ओके हाँ, सही सॉरी ये भाई हाँ गलत है। सही हाँ अब मैं बस समझाता हूँ कैसे। हाँ क्योंकि जब एक चीज़ बहुत अंडर वैल्यूड हो जाती है, हम्म, उसको हल्का सा भी चिंगारी दो ना, तो वो अपनी रियल वैल्यू की तरफ जाती है। ठीक है सही है, और जो 4 मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, जो हम्म, कि आप एक्चुअल डेटा के साथ देखो ना, जिनका रिलेशन है स्टॉक मार्केट के साथ, हम्म, वो है इंटरेस्ट रेट, प्राइमरी सरप्लस के बजट के अंदर आपने अगर इंटरेस्ट कॉस्ट हटा दें तो आप पॉजिटिव हो कि नहीं। सही फिर है करंट अकाउंट डेफिसिट, सही है और इन तीनों को कंट्रोल करता है IMF। ठीक तो ये चारों चीज़ें जो है ना अभी पॉजिटिव पे, सही इंटरेस्ट रेट ने भी नीचे आने हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट वो तो ये डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा हल्का सा नेगेटिव आया था, एक्चुअल में ये सरप्लस में चल रहा है आजकल। प्राइमरी सरप्लस के अच्छे खासे +1% से भी ज़्यादा का टारगेट्स हैं। तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें ट्रैक करती रहनी होती हैं, सही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इसमें आ जाती है। बट अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, हम्म, 2 चीज़ें आपने करनी है। एक, आपने अच्छे बिजनेस ढूंढने हैं, सही 100 में से 20-25 अच्छी कंपनियां निकालनी है। सही दूसरा काम आपने ये करना है कि मैक्रो साइकिल समझ। ओके तो मैक्रो साइकिल के जो मेन इंडिकेटर्स है ना, उनको ट्रैक करके अपनी इन्वेस्टिंग को उसके अगेंस्ट बेंचमार्क करें। ठीक है जहाँ वो नेगेटिव हो, आपने भी अपना माइंड बदल लेना है। सही आपने वीडियोस तो बहुत देख ली हैं हम्म कि स्टॉक मार्केट वेल्थ कंपाउंडर है, ये है, सब है, हम्म लेकिन उसकी वॉलेटिलिटी को भी समझें अच्छा और पाकिस्तान के केस पे अप्लाई करें। सही तो अपने अंदर इन्वेस्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हाँ है। गुड सही हाँ। तो ऐसा लगता है आप लोगों को कि अगर हमारे पास स्टॉक मार्केट की सक्सेस स्टोरीज होती सीन चेंज होता ये जो लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना अभी 30 सेकंड पहले, 1 हाँ, मिनट पहले, वो यही था कि अभी मुझे पॉडकास्ट बनाना है, ठीक है, मैं किसके साथ बनाऊं यार? हाँ हमारे पास सबसे- तो नहीं है मोनिश पब रहा है कोई भी नहीं हमारे है, पास तो नहीं है कोई भी नहीं है, हमारे अच्छा, पास एक और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, हो भी नहीं सकता। यहाँ पे आप बात कैसे करेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो का साइज ये है? हाँ, ये काली लाइटों में जो तुम बैठे हो, हाँ, अब ये तुमने जवाब दे दिया। हाँ, नहीं, ये तो डालता रहता है स्क्रीनशॉट। हाँ अब ये मेरा नहीं, जो ये है ना- डालता है लेकिन फेस छुपा के बैठा है ना। हाँ तो मैंने जो चीज़ सीखी ना, जो मुझे समझ में आई कि हमारे पास ना उन लोगों की कमी है जिनको देख के लोग शायद थोड़ा सा हौसला पकड़ें। मैंने बोला यार ये जो है ना मैं शुरू करता हूँ, यही था फायर चेजर का स्टार्ट होने का वो। और मैं चाहता तो परसेंटेज में नंबर दे सकता था कि यार मेरा पोर्टफोलियो ना 10% बढ़ गया है इस साल, 20% बढ़ गया है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई, नंबर्स देने पड़ेंगे हाँ। तुम्हें अपनी इतनी जो है- अमाउंट चेंज हुई है, Yes. इससे मेरी लाइफ इतनी चेंज हो सकती है। हाँ तुम्हें जो है ना कैलकुलेटेड 20 लाख 25 लाख 1.5 करोड़ इस तरह तुम्हें जाना पड़ेगा। और यार फर्क पड़ा। अभी तक जब से मैंने फायर चेजर का अकाउंट शुरू किया है ना, मेरे ख्याल में 50 अकाउंट में खुलवा चुका हूँ। टू बैड कि यहाँ पे कोई कमीशन नहीं मिलता उसका लेकिन फ़र्क पड़ा है, लोग समझते हैं बातों को, उनको थोड़ी सी। और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स नहीं है वो लो नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी हैं जो अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक कमी हीरोज़ होने की है, दूसरी कमी है कि हम स्कूल के लेवल पे ना फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाते। 100%. This is बट what ये दुनिया में भी इतना अच्छा तो नहीं है ना, क्या? दुनिया में भी फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी अच्छी तो नहीं पढ़ाई जाती। फिर भी बहुत बेहतर होती है बेहतर है। क्योंकि वहाँ पर बिजनेसेस ज़्यादा क्रिएट होते हैं। हम्म। पाकिस्तान में जो आपका साइकिल है ना, रिस्क लेना सिखाया जाता है, या Yes. रिस्क एक सोसाइटी, अमेरिका ऐसे ही नहीं बन हाँ, गया बिल्कुल ना। मैं इस पे अब आने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं इस पर लंबा टाइम लूंगा तुम लोगों के साथ। भाई हमारे यहाँ जो साइकिल है ना बच्चे की, वो अनफॉर्चुनेटली ज़ीरो से शुरू होती है। ज़ीरो से क्या मतलब है? अगर आपके अब्बू थे अच्छे स्टॉक मार्केट के वो थे, तो लोग जो है ना अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि यार मैंने जो काम करा है ना तुम वहीं से शुरू करो। वो बोलते हैं भाई देख मैं तो जो बनना था मैंने बन गया, अब तू स्कूल जाएगा, स्कूल में अपने 10-12 साल लगाएगा, तू फिर उसके बाद जाएगा कॉलेज, तू फिर जाएगा यूनिवर्सिटी, और तू ज़ीरो से शुरू करेगा। बहुत कम फादर्स या पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जो उन्होंने अपनी लाइफ में 30-40 साल में जो सीखा होता है ना वो डिलीवर कर देते हैं। क्यों नहीं कर पाते? रिलेशन नहीं होता। बहुत मुश्किल से अब्बा और बेटे का रिलेशन बन पाता है, वरना रिलेशन नहीं होता, बातें नहीं हो पाती। इसके पीछे एक अलग पूरी फिलॉसफी है कि ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन वो जो टाइम है ना हमारे यहाँ, जब बच्चा बड़ा होता है उसको थोड़ा समझ में आता है, वो अपनी स्ट्रगल ज़ीरो से शुरू करता है। वो वहाँ से शुरू नहीं करता है जहाँ से उसके फादर ने या कोई और उसके घर में जिसने कोई बिजनेस किया हो शुरू किया हो। एक प्रॉब्लम यह है। दूसरा प्रॉब्लम है जो मुझे हमेशा से रहा है, स्कूलिंग सिस्टम। मैं उसका जो है ना बहुत बड़ा जो है ना एक मुखालिफ हूँ।
आपका जो स्कूलिंग सिस्टम है ना पाकिस्तान का, वो क्रिएटर क्रिएट ही नहीं कर सकता, ख़त्म हो गई बात। उसका रीज़न ये है कि आपके बच्चा जो होता है ना, वो अल्लाह ताला की ज़बरदस्त एक क्रिएशन होती है, बहुत ज़बरदस्त, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, करेक्टर उसका होता है। स्कूल्स जो होते हैं ना, वो ख़त्म कर देते हैं उसको, वो मार देते हैं उसको। तो बच्चे के अंदर सेल्फ लर्निंग एबिलिटी हो जाती है ज़ीरो। जिसके अंदर सेल्फ लर्निंग एबिलिटी ज़ीरो हो गई और जिसको ये पता लग गया कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो एक टीचर की ज़रूरत है हर वक्त, मुझे स्पून फीडिंग की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस उस बच्चे के अंदर नहीं है, वो जो है ना किसी भी लेवल पे कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। इसी वजह से हमारे यहाँ स्टार्टअप्स जो है ना, जितने भी हैं, आप देखेंगे जो शादिर और नादिर होंगे, कहीं ना कहीं वो बच्चा बाहर से पढ़ के आया हुआ होगा, किसी ना किसी लेवल पे उसकी जो एजुकेशन के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट बाहर की एजुकेशन का होगा। हमारी एक चीज़ मैंने नोटिस की, जब मैं बाहर पढ़ने गया ना यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक में, तो उधर तो 28 कॉन्टैक्ट आवर्स पर वीक। यस। और मतलब उसमें भी बस आप जाओ नहीं जाओ कोई मसला नहीं है। हाँ। तो मैं जब भी अच्छा छुट्टियां भी 25 हफ्ते अच्छा साल में 30 वीक्स होते थे, उसमें से 6 तो एग्जाम होते थे, तो 22-23 वीक्स के लेक्चर होते थे, बाकी सारी छुट्टियां। तो जब छुट्टियों पे आते तो जो दोस्त स्कूल में होते थे वो भी इधर IBA इवन लम्स वाले भी कहते हैं असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट, मतलब उनके असाइनमेंट ही खत्म नहीं हो रहे, होमवर्क ही टाइम ही नहीं मिल रहा ये सोचने का कि भाई क्या करना चाहिए। ये बात है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में पहले साल गया ना, मुझे पहले साल में ही फील हुआ कि देयर इज मोर टू लाइफ देन एजुकेशन। यस एग्जैक्टली, जॉब अप्लाई करने की स्किल्स होनी चाहिए आप। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है। हमारे उस्ताद ना एक बात बोलते हैं कि जो मुताल्ला इम्तिहान की बुनियाद पे हो रहा है ना, जो मुताल्ला आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपने टेस्ट देना है, वो कभी भी इल्म के लिए दोस्त आपके अंदर जो है ना वो दोस्ती पैदा नहीं कर सकता। याद रखना है बात, और ये सच बात है। तुम अगर किसी लेवल पे पहुंचे हो ना, तुम्हारे अंदर वो फायर होगी उस चीज़ को सीखने की। अगर वो फायर नहीं है एंड यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मोर नंबर्स, इट इज नॉट गोइंग टू नौकरी। हाँ I think when I think about it, I think it's a very मतलब हमारे यहाँ जो स्टार्टअप बनते हैं वो भी किसी और तरह से बनते हैं, बस पे हो जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ वो मेंटालिटी है ही नहीं। और एक कभी नोट किया है कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, पर एक स्टार्टअप पाकिस्तान की फ्लैगशिप स्टार्टअप हम लोग कहते थे उसको, वो बस्ट हो गया। बट उसका जो फाउंडर था उसके बाद प्राडो भी आ गई, उसके पास बड़ा बंगला भी आ गया। तो कहने का मकसद क्या है, आई थिंक वो पूरा एक वो है, इन्वेस्टिंग भी उसके अंदर आती है, करियर में भी उसके अंदर आता है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी उसके अंदर आती है कि हमें शॉर्ट टर्मिज्म के मारे हम हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, हमें कोई चीज रुक के नहीं करनी चाहिए, और रिस्क भी नहीं लेना, है। अच्छा, और रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है ना वो आपके अंदर मर जाती है, बिकॉज यू डू नॉट बिलीव इन, जो माइंड इज नॉट ट्रेन्ड इन दैट मैनर, जहां पे आपको लगता है कि आप कुछ नहीं। हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, जो बच्चा होता है उसको मार के रखा जाता है, उसको तबाह करके रखा जाता है कि यार वो ग्रो ना करे। बॉस ने बोला वो ठीक है, वो बहुत फर्क है, बट भाई बच्चा जो सीख के आया है वो आजकल की जनरेशन कुछ सीख के आई है। और अगर बच्चे में जान है तो उसके पास तो सबसे बड़ा दुनिया का एसेट क्या है, यूट्यूब। उसके पास मैंने वैल्यूएशन बहुत की, मैंने बहुत सीखा वैल्यूएशन अपने काम में करके, एक्सेल में, एज एन एनालिस्ट, एज ए डेप्यूटी हेड ऑफ रिसर्च, जब मैं सेल्स में गया तब भी। बट अस्वद दामोदरन का एक पूरा हर 6 महीने पे वो एक लेक्चर कराता है, यूट्यूब पे फ्री करता है अस्वद दामोदरन, ठीक है। वो NYU का भी लेक्चर है उसका, अगर आपको NYU की डिग्री चाहिए तो आप वो $2000 दो, वरना वो फ्री में अवेलेबल है। वैल्यूएशन सिखाता है। मैंने उस बंदे से जितना सीखा ना, उसकी बुक भी है, लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन। हाँ, लिटिल बुक ऑफ वैल्यूएशन, और वो गिज़्मो मॉडल भी है इसका पूरा। कब सीखा मैंने पता है, जब मैं डेप्यूटी हेड ऑफ रिसर्च रह के आगे बढ़ चुका था। सही। दिस इज, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सही, ठीक है। मैंने सीखने के बाद बोला यार मुझसे ज्यादा जाहिल इस दुनिया में कोई नहीं था। सही। जब मैंने इन्वेस्टकार के लिए सब मेहनत करा था ना कि किस तरह सिखाऊं, उस बंदे ने पूरा लेक्चर इंग्लिश में है वो दे दिया वहां पे। तो यूट्यूब ऐसा आपको सिखाता है ना यार भाई, बिल्कुल। मैंने खुद 25 साल की वर्कशॉप कहाँ देखी, यूट्यूब पे एक दिन मिल गई 1994 की। सही है, आ गया वो, मैंने लगा ली तो 1995 वाली साथ आ गई। चलते गए। फ्री यूनिवर्सिटी में वो सारी हो गई। फ्री यूनिवर्सिटी है ना, इन शॉर्ट यूट्यूब। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर आपके बच्चे में वो सेल्फ लर्निंग तुम्हारे अंदर मौजूद थी, कुछ ना कुछ सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी अब्दुल रहमान के अंदर मौजूद थी, अगर आपके बच्चे मर गई है ना, वो तब भी पूछेगा सर
4 अच्छे स्टॉक बता दो। नहीं तो फिर उसका सक्सेस है ना, उसका दुनियावी सक्सेस जो है ना, हाँ वो फिर लिमिटेड ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। एग्जैक्टली। एक बच्चा मेरे पास, एक लड़का, बच्चा तो नहीं, अंकल है, उन्होंने कहा मैं मैट्रिक फेल हूँ, आई मेक 5 मिलियन रुपीज, मैं कम करके बता रहा हूँ, 5 मिलियन रुपीज अ मंथ, सही, मैंने मैट्रिक किया हुआ है, ठीक, और उन्होंने कोडिंग सीखी है, सही, आज बंदों को बिठाया है, डिलीवर करते हैं, इंग्लिश यूट्यूब से सुन के सीखी, सही, तो वो 50 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, हाँ, वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। कहने का मकसद क्या है, अगर आप में फायर है ना भाई, फायर है, तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक कोई नहीं नहीं रोक सकता, सकता। लेकिन अगर कोयला है ना, बुझ गई है ना, हाँ बस तो कोई आगे नहीं बढ़ा तुम सकता। फिर कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो फायर तो मार देते हैं, फायर तो मर जाती है वो। अगर खुदा न खास्ता आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, अल्लाह ताला ने आपको अच्छे पेरेंट्स दे दिए जो समझ गए कि बच्चा मेरा जो है ना वो स्पेशल है, उसने सपोर्ट कर लिया आपको, आपके पेरेंट्स ने, तो आपको जॉब मार देगी, कहीं ना कहीं वो फायर मर जाएगी। लेकिन 3-4 रोड ब्लॉक्स 3-4 रोड ब्लॉक्स हैं, हैं। हाँ कहीं ना कहीं फंसोगे। हाँ लेकिन ये टाइम अब चलने वाला नहीं है। देखो यार मैं तो एक बात बोलता हूँ, आप अगर अपने बच्चे को कोई सबसे अच्छी चीज़ दे सकते हो ना, सबसे बड़ा एसेट जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो वो है आप उसको सिखाओ कि बेटा लर्न टू क्रिएट वैल्यू नॉट मनी। वैल्यू, हाँ उससे पहले मुझे लगता है लर्न टू अनलर्न फर्स्ट। अगर डैमेज हो गया है तो लर्न टू अनलर्न करना पड़ेगा। ये भी मैंने बहुत सीखा कि भाई जो आपकी जो प्रोग्रामिंग हो गई है ना 20 साल में, पहले तो उस प्रोग्रामिंग को आपने ख़त्म करना है, वरना आप नया कुछ नहीं सीख सकते। अनलर्निंग का पूरा कॉन्सेप्ट है कि आप जीरो कर दो अपने आप को, उसके बाद ही नई इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जा सकती है। मैंने भी सुना है, चार्ली मंगर भी कहता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न, बट इसका प्रोसेस क्या है? भाई इसका प्रोसेस ये है कि अकेले में तुम्हें अपने साथ टाइम गुजारना पड़ेगा, अच्छा, मोबाइल के बगैर, जो कि तुम अगर नोटिस करो ना, हम में से बहुत कम लोग, पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग तो वॉशरूम में भी ले जाते हैं मोबाइल, सही है। अकेले में टाइम हो, आप बैठे हो अपने साथ और अपने साथ बैठे हुए हो, यार मैं हूं ना, मुझे किन बातों पे गुस्सा आता है। आज का दिन मैंने जिस इंसान से बात की, क्या मैं उससे अच्छे से बात कर सकता था? क्या मेरे अल्फाज कुछ बेहतर हो सकते थे? क्या ऐसी चीज़ें जो अगर मैं अपने अंदर ठीक कर लूँ तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ? ये प्रोसेस आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, और फिर जो है ना वो फेज शुरू होगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे उस्ताद कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम है दुनिया का माफ़ी मांगना है तो, और दूसरे नंबर पे शुक्र अदा करना, ठीक है। दूसरा वाला हम कर देते हैं, एक्चुअली में हम शुक्र अदा नहीं कर रहे होते, एक्चुअली में हम वी आर जस्ट बीइंग बट शुक्र जो होता है ना वो एक स्टेट है, वो दिल के अंदर महसूस होती है। जब सामने वाले का आप करते हो ना और शुक्रिया आप अदा करते हो, उसको फील हो जाता है, वो उसके अंदर पावर है। इसी तरह माफ़ी में भी पावर है। अगर आप तरीके से माफ़ी मांगो ना और आपके अंदर एक वो मौजूद है कि यार मैंने गलती की है, मुझे इसको सुधारना चाहिए, आपका अनलर्निंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी बात की है फायर चेसर ने ना। मेरे साथ भी ये हुआ कोई 6-8 महीने पहले। हाँ, पहले मैं भी काफ़ी थोड़ा सा होता था अपनी इन्वेस्टिंग में स्टबर्न। सही, ठीक थे, उसके भी रीजंस होते थे, सही। लेकिन 6-8 महीने पहले इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क लिखा है। एक तरह से हमने ना अपनी कंपनी में वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है कि ये रूल्स हैं ऑफ इन्वेस्टिंग। तो जब एक दफ़ा आपने वो लिख दिया ना, आपने अपने आप को फेंक दिया लोगों में। सही। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगा ना तो मुझे रोक लेना, पकड़ लेना। हाँ, तो वो उसने एक बहुत ही एक तरह से आपको ना हाँ, उससे कर दिया कि आपने जो भी करना है बड़ा सोच समझ के करना है। हाँ, ये बहुत अच्छा रूल्स के बगैर नहीं करना। हाँ, बिल्कुल। और इम्प्रूवमेंट करने का भी बड़ा अच्छा तरीका है। बहुत अच्छा है। और आपको यू स्टे लायबल टू व्हाट यू हैव रिटन ऑलरेडी। हाँ, और अपने आप से भी आपको ना हर 2-3 महीने बाद जज करते रहो अपने आप को, किसी और से नहीं। अकेले में बैठो, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ और बोलो कि यार क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है ना अच्छी हो जाएंगी। तो खैर मैं वो बात कंप्लीट कर लूँ अपनी, कि आप अपने बच्चे को ये बताओ कि यार लर्न टू क्रिएट वैल्यू, मनी इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर आप जो है वो फिजिकल वैल्यू प्रोवाइड करोगे ना, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अल्टीमेट उसका रिवार्ड होगा मनी, ठीक है। अगर आप इमोशनल वैल्यू क्रिएट करोगे, उसका अल्टीमेट रिवार्ड होगा गुड फैमिली, गुड फ्रेंड्स, गुड रिलेशनशिप्स। और अगर आप जो है ना स्पिरिचुअल वैल्यू क्रिएट करोगे ना, देन यू विल जस्ट बिकम अ हैप्पी एंड कंटेंट पर्सन, क्लोजर टू गॉड। अपनी प्रॉब्लम्स को समझो कि मेरे अंदर ईगो को मैं कैसे मार सकता हूँ। तुम जो है ना ये बस अगर अपने बच्चे को ये आपने दे दिया ना कि बेटा छोड़ दो सारी चीज़ें, तू बस वैल्यू क्रिएट कर इन 3 चीज़ों में, ना उसको पैसे का प्रॉब्लम होगा,
ना उसको रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होगा, ना उसको जो है ना स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होगा। तो वैल्यू इज द रियल एसेट। अगर आपने अपने बच्चों को ये चीज सिखा दी, इट इज इम्पॉसिबल कि वो ग्रो ना करे, इम्पॉसिबल। बट सिखाएंगे तो तब ना जब हमें खुद आएगी। हम खुद इतने ब्रोकन हैं अंदर से हम लोग, क्योंकि एक सिस्टम है जिसपे हम अंदर हम चल रहे हैं। सच बात है, हम सब लोग एक सिस्टम के, ये 400-500 साल पहले जो बना था ना, कि आपने जाके इंडस्ट्री के अंदर एक कॉग बन के फिट हो जाना है। जब आप घर आओगे अपने बेगम बच्चों के पास, जब आप आओगे तो अब आप बहुत बड़ा काम करके आ गए हो, अब कोई मुझे कुछ ना बोले, सही है, और बस अब मेरी जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई। तो हमारे उस्ताद कहते हैं जब तुम घर में आए तो शुरू हो गया काम, तो अब शुरू हुआ है तुम्हारा असल। तो इन सब चीज़ों को अगर आप लेके चलोगे ना, तो मुझे लगता है कि यू विल बी अ रियली हैप्पी, कंटेंट, सक्सेसफुल पर्सन इंशाल्लाह ताला। तो ये पूरी एक बड़ी पिक्चर है, और मैं कोशिश भी करता हूँ फायर चीज़र पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालने की, होम स्कूलिंग के ऊपर, और मतलब आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं तरह तरह से ना, मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि लोगों को बताऊँ जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हुआ ना, मुझे खुद इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ, मैं कोशिश करता हूँ मैं वो ना बताऊँ। और तुम दोनों के साथ भी मैंने बहुत बात की इस बारे में, 5-5 घंटे 6-6 घंटे, और तुम लोगों ने समझा यार। मतलब मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई इंसान इस लेवल की, जिसमें कोई मनी इन्वॉल्व ना हो, इन चीज़ों में कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है, और वो इसमें जो है ना इंटरेस्ट ले रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार यही तो असल बातें होती हैं करने की, मजा आता है। 100% यार। बट व्हेनेवर, जब भी तुम ये बात करते हो ना, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक चीज क्लिक करती है आपके दिमाग के अंदर कि यार एवरीथिंग इज कनेक्टेड, बी इट पेशेंस is connected to something else, in career as well, in money as well, with your parents, with your family, with everything. Yeah, 100% agreed यार। ये मैटर करता है सब कुछ। खैर चलो, अब हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं कि जिनसे हमारे ऑडियंस को कुछ फ़ायदा, कुछ वैल्यू मिले। आई होप कि इन चीज़ों से भी मिले, बट शॉर्ट टर्म में मिले। फॉर दोस्त के जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट की और स्टॉक्स की बात करने वाले हैं, तो उनको भी कुछ हम वैल्यू अगर देने की कोशिश करें, तो अगर एक बंदा है, छोटा इन्वेस्टर है, उसके पास 5,000 ही हैं, 6,000 हैं, 10,000 हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उसको क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए उसको? I think Rahman, you should take it first because I need to take a long time to respond to it. Okay. चलो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि what is my thinking। देखिए, वैसे तो अगर आप अगले एक जनरेशन होती है, लेट्स से आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव कर रहे हैं, 25 साल जो है आप हर महीने 50,000 भी अगर इन्वेस्ट करेंगे ना स्टॉक मार्केट, सॉरी 5,000, अब 5,000 को आपने बढ़ाना भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक साल बाद इसको 5.5 कर देना है, फिर 6 कर देना है। 5,000 ही अगर आप हर महीने सेव करते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, तो ये 15 लाख रुपए बनते हैं। सही है, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न है पिछले 25 साल का, वो इन 15 लाख को 2 करोड़ कर देगा, जो कि एक हैंडसम अमाउंट होगी 25 साल बाद। एटलीस्ट आप उससे कोई एजुकेशन कर सकते होगे या कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको कहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। ओके, क्यों? उसकी वजह ये है, आपने 5,000 लगाए हो या 50,000 लगाए हो, आप ना रोज़ कम से कम आधा घंटा उसमें स्पेंड करें। ठीक। तो जब आप 5,000 सेव कर रहे हैं ना, तो वो आधा घंटा 1 घंटा जो है ना, वो पहले जाना चाहिए इन इम्प्रूविंग योर अर्निंग एबिलिटी। सही। अपनी जॉब में प्रमोशन का ट्राई करें, कम्युनिकेशंस इम्प्रूव करें, नाइस, जिसका बहुत रोल होता है प्रमोशन में। yes. या आपने अपनी कोई स्किल डेवलपमेंट करनी है, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, अपनी पे ग्रेड को ऊपर लेके जाने की कोशिश करें। ठीक है। जब आप 50,000 सेव कर सकते हैं महीने के, फिर ये स्टार्ट करें। ठीक। ये 50,000 से जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो वो जो 2 करोड़ है ना, वो 20 करोड़ हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप 1 लाख पे पहुंच गए तो वो 40 करोड़ हो जाएगा। सही। तो फर्स्ट स्टेप इज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। ओके। ताकि आपकी थोड़ी सी अर्निंग एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो। और सब कर सकते हैं, हाँ, इतना मुश्किल नहीं होता। yes. आप मेहनत से काम करो, लोगों को भी नजर आता है, हाँ, आपका टैलेंट नजर आता है, और आपको प्रमोशन मिलती है। बिल्कुल। फिर आप इसको, जब आपके पास जैसे जैसे कैश एक्यूमुलेट होता रहे, सही है, जैसे हमने शुरू में बात की थी, कंपनी के पास अब कैश आने लग गया है, अब वो री इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके पास, अब वो अपनी स्किल के अंदर नहीं हर महीने 2 लाख डाल सकता। सही है। तो वो फिर स्टॉक मार्केट में चला जाता है। ठीक। और वहाँ जो है ना एक तरह से कंपाउंडिंग स्टार्ट कर देता है। सही। तो फर्स्ट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो, 50x भी हो जाए ना एक साल में, उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं है। फर्स्ट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, फिर उसके बाद देखें कि इन्वेस्टमेंट के बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है। फुरकान, तुम्हारा क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब बिल्कुल 100% एग्री टू इट। बट मैं जब भी बात करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ एक स्टेप और पीछे चले जाओ। ओके।
एक स्टेप और भूल जाओ, ये स्टॉक मार्केट भूल जाओ, सही। मनी मार्केट, व्हाट रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी. व्हाई डू यू इन्वेस्ट? यू इन्वेस्ट टू जनरेट वेल्थ. यस यू हैव अ गोल इन द एंड. यस चाहे आप बच्चों के लिए पैसे छोड़ के जाना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ओवरऑल अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करना चाहते हैं. नाउ यू नो द गोल. ठीक है, मुझे मेरी लाइफ को अपलिफ्ट करना है. दैट्स योर गोल, राइट? नाउ गो बैक अ लिटिल. ये जो 5,000 रुपए की हम बात कर रहे थे ना, अब इस चीज को क्या क्या चीजें डिस्टर्ब कर सकती हैं? ओके, इस गोल को, इस गोल को, अच्छा, इस गोल तक पहुंचने में आपको नजर आ गया कि यार मुझे जो, मैं आज 50 लाख के घर में रहता हूँ, 20,000 के किराए पे रहता हूँ, या मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, इसको अपलिफ्ट करना है, उसके लिए मुझे नौकरी पे बेहतर ग्रो करना है, वगैरह वगैरह. रहमान ने बात की, बेहतरीन बात की. बट व्हाट कैन डिस्टर्ब इट? व्हाट इफ यू डाई टुमारो? अगर जर्नी बीच में से कट गई तो क्या होगा? सब कुछ धरा का धरा रह गया. एग्जैक्टली. अब 1 मिनट के लिए 5,000 वाले बंदे की बात करते हैं. ओके, 5,000 पर मंथ बंदा बचाता है, मतलब वो 60,000 रुपए बचा रहा है साल के. हाँ. खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, 3 साल के बाद 1,80,000 रुपए उसके पास, रिटर्न बन गया, 2 लाख रुपए का हो गया. समथिंग हैपेंस टू हिम, खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ हो गया. क्या वो 2 लाख रुपए उसकी फैमिली इस्तेमाल कर लेगी या उसको कंपाउंड होने के लिए छोड़ देगी? मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल कर लेगी. फर्स्ट इज रिस्क को कम करें. फर्स्ट इज प्रोटेक्शन. स्पेशली ये जो 5,000 वाला ब्रैकेट है ना, तकाफुल हो, इंश्योरेंस हो, दैट इज योर प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन की पूरी कैटेगरी होती है कि अगर आपका मंथली एक्सपेंस है ना 50,000 रुपए, 50,000 का मंथली एक्सपेंस है, लाख रुपए पकड़ते हैं आसान हो जाएगा, लाख रुपए का मंथली एक्सपेंस है आपका, आपके पास 20 साल का रनवे होना चाहिए. ठीक है. 100,000 इंटू 12 साल का आया, इंटू 20 कितना बना? 12 इंटू 20 जो भी बना, 12 इंटू 10 240. अब आपको 2,40,40,00,000 रुपए चाहिए 20 साल के लिए आपकी फैमिली को, ताकि आपका बच्चा अगर छोटा है तो वो बड़ा हो जाए और अपने माँ बाप का ख्याल रखने लगे, वगैरह वगैरह. सो आई थिंक मेरा जो पर्सपेक्टिव इन्वेस्टमेंट का होता है ना, अब ये 5,000 वाला बंदा है ना, इसको बढ़ा देते हैं. हम कहते हैं बंदा ऐसा बंदा है जो कि 10 लाख रुपए पर महीना बचा सकता है. उसको नहीं जरूरत है. सही है. क्योंकि जब वो अक्यूमुलेट कर रहा होगा ना, तो वो 3 साल के बाद अगर 10 लाख रुपए बचा रहा है ना, तो 1.25 करोड़ रुपए साल के, फिर 1.25 करोड़ रुपए, फिर 1.25 करोड़ रुपए. और यार आप जितने भी बड़े हो जाओ ना, आप वॉरेन बफे हो जाओ, कितने भी अरबपति हो जाओ ना, आप कितनी भी लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर कर लो ना, बेसिक नेसेसिटीज हो जाती हैं कवर. अब आप नहीं खरीदो मर्सिडीज, आप चला लो ऑल्टो. सो कहने का मकसद क्या है? ये तो गोल्स से निकलता है आपका कि आपने करना क्या है. अगर आपके पास कम पैसा है, पहले थिंक अबाउट कि यार मुझे मेरी बच्चों को अच्छी जिंदगियां ही देनी थी ना, मैं रहा ही नहीं तो मेरा क्या होगा. सही बात. अब इंश्योरेंस पे भी 2 प्रोडक्ट निकल के आते हैं, लोगों को क्या नजर आता है कि यार कोई भी बंदा आप इंश्योरेंस पे जाके बैठो. आज मैं रिसर्च कर रहा था, बाय द वे, इंश्योरेंस में सारे रिटर्न कैलकुलेट करने लग जाते हैं. आज मैं रिसर्च कर रहा था. अब मैंने कहा यार मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस या टर्म लाइफ तकाफुल के बारे में कोई कंपनी बता दो. लिटरली एक कंपनी की वेबसाइट पे मुझे मिला, हिडन इनसाइड. अच्छा. टर्म लाइफ इंश्योरेंस समझाता हूँ क्या होता है. लाइफ इंश्योरेंस तो आप लोगों को पता होगा. आई हैव नो आइडिया. अच्छा, मैं इंश्योरेंस पता है कैसे बिकती है? इंश्योरेंस वैसे बिकती है जैसे लोग म्यूचुअल फंड बेचते हैं. अच्छा. इतने पैसे डाल दो, हर साल के इतने पैसे डालते जाओ, सर आपको कवरेज भी मिलेगी, मतलब खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपको इतने पैसे भी मिल जाएंगे, और आखिर में आपको इतने पैसे भी मिल जाएंगे. हाँ, ऐसे बिकती है ना. अब लोग, हाँ ऐसे बिकती है ना. ऐसे नहीं बिकती. अच्छा. पूरी दुनिया में ऐसे नहीं बिकती. अच्छा, सही है. पूरी दुनिया में ना बिकती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस. टर्म लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है? उसका प्रीमियम भी बहुत कम होता है. जैसे जो आपको 60,000 रुपए महीना कंट्रीब्यूशन पे, इन्वेस्टमेंट पे एंड पे दिखाएंगे ना आपको, जैसे आपकी डेथ वैल्यू होगी 2 करोड़ रुपए की, 2.5 करोड़ रुपए की, कि आप 60,000 रुपए महीने के डालो, 2.5 करोड़ रुपए आपको अगर आपकी डेथ हो गई बिटवीन 20 ईयर्स तो आपको मिल जाएंगे, वरना एंड में भी आपको 2 करोड़, 2.25 करोड़, 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे. ठीक है. अगर आप मरे भी नहीं मरे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट होती है. टर्म लाइफ के अंदर क्या होता है? हर साल, ये 60,000 रुपए दे रहे थे ना, आप 6,000 रुपए हर साल देंगे. ओके. और आपको 2.25 करोड़ रुपए का कवरेज मिलेगा. और एंड में कुछ नहीं मिलेगा, और एंड पे 0 मिलेगा, और हर साल ये 6,000 रुपए 0 हो जाएंगे. हाँ, तो सही है ना. अब आप क्या खरीद रहे हो? गाड़ी की इंश्योरेंस कैसे खरीदते हो आप? गाड़ी की कोई सेविंग थोड़ी होती है. ऐसे थोड़ी कि 20 साल तक इंश्योरेंस करा करोगे तो 20 साल के बाद एक और गाड़ी मिलेगी. आप बोलते हो कहीं लग गई ना तो तबाही हो जाएगी. मेरी अभी गाड़ी लगी है ना, मुझे पता है, एक मडगार्ड 2.5 लाख रुपए का है. सो मुझे पता है. सही. तो अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराई है, वो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट गोल की ऐसी की तैसी कर देगा. वंस दैट इज कवर्ड, बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे हमने दे के ही जाना है अपनी फैमिली को, लेके नहीं जाना. अभी एक बंदा मेरे पास आया, मुझे इस पे लिखता है कि सर, मैंने अभी वो वीडियो बनाई थी ना, उसने मुझे कहा ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हमने फैमिली के एंड तक हमें पहुंचना है, अच्छी ग्रो करनी है फैमिली को। अब इसमें बहुत सारा हिस्सा आपको इन्फ्लेशन ले जाएगा, राइट? अब मेरे पास एक बंदा आके मुझे लिखता है कि सर ये जो आपने लिखा है ना 50,000 रुपए टू 10 करोड़ रुपीज, ये तो इसमें आधा तो इन्फ्लेशन ले जाएगा यार। एक तो इन्फ्लेशन वालों ने बहुत तंग नहीं सही। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ले जाएगा, आधा इन्फ्लेशन ले जाएगा, लेकिन आपने जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसी में से चूज करना है। नहीं, इसका मैं बहुत अच्छा जवाब है जो मैंने लिखा उसको। मैंने उसको लिखा कि यार गारंटीड आधा इसमें से इन्फ्लेशन ले जाएगा, सही है, बट ये सोचो कि अगर तुमने सेव नहीं किया तो कितना ले जाएगा, मतलब तुम्हारे कैपिटल में से ये अमाउंट ले जाएगा। सो फॉर स्टार्टिंग ऑफ पहले ये डिसाइड करो इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। अगर बहुत छोटे बास्केट में हो ना, पहले प्रोटेक्शन पे काम कर लो। प्रोटेक्शन पे हो गया। और ये कितने में हो जाता है तकरीबन? अगर लेट से 2 करोड़ की एक प्रोटेक्शन चाहिए, पर महीना कितने देने होंगे? पर महीने 2-2,500 रुपए, 3,000 रुपए। तकाफुल में भी मिल जाएगा आपको, 5,000 रुपए पकड़ लो। मतलब इस्लामिक ऑप्शन भी मौजूद है, नॉन इस्लामिक ऑप्शन भी मौजूद है। बट किसी भी इंश्योरेंस वाले को फोन करोगे ना, वो आपको बोलेगा सर अगर आपने 5 साल रखे तो 15% पे इतने बचेंगे। सर आपने 20%, सर 30%, हम खुद कर लेंगे ना, कंपाउंडिंग हम खुद कर लेंगे। अभी तुम रिस्क प्रोटेक्शन करो, हमें प्रोटेक्शन रिस्क की दे दो, हम अपना कंपाउंडिंग खुद करना जानते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी, ये इंश्योरेंस पे वीडियो पूरा एक पॉडकास्ट बन सकता है। वैसे बड़ी जबरदस्त बात बताई आपने। बहुत जबरदस्त बात है, मतलब कि अगर किसी को नहीं समझ है इंश्योरेंस, नॉन इस्लामिक एक बंदा कन्वेंशनल स्पेस में है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस, वरना टर्म तकाफुल कहते हैं इसको। टर्म तकाफुल मतलब एक टर्म के लिए इंश्योरेंस की जगह तकाफुल है वो, ठीक है। उसमें पूल बनता है, हर बंदा पैसा कंट्रीब्यूट करता है और उसके अंदर से पैसा बढ़ता है, ठीक है। और उन्होंने चेंज कर दिया ना, उन्होंने कहा एंड में हम कोई पैसे नहीं देंगे, लेकिन जो चांस ऑफ डेथ है उसको कवरेज करके टोटल लोगों से जो है पैसे इकट्ठे कर लिए, और अल्लाह ना करे जो 1% लोगों की अनयूजुअल डेथ हो जाती है वो उनको पे करते। दिस वर्क्स इन पाकिस्तान। दिस वर्क्स इन पाकिस्तान। नोबडी नोज अबाउट। क्लेम करने का प्रोसेस तो मुश्किल, क्लेम करने का भी प्रोसेस मुश्किल नहीं, बिकॉज़ इंश्योरेंस कंपनीज 25-25, 30-30 सालों से काम कर रही हैं। ओके, तो इसका प्रोसेस बना हुआ है। और आपके पास जिस तरह हमारे पास है ना, जिसमें मुफात नहीं है, लेकिन जैसे म्यूचुअल फंड में कुछ हो जाए तो आप एससीसीपी जा सकते हो, खुदा ना खास्ता। तो यहाँ पे भी इनकी अथॉरिटी बनी हुई है, मैं नाम उसका बोल रहा हूँ, वो पूरा रेगुलेट करते हैं। अगर आपने उनको लिख के दे दिया ना, तो वो ऐसी की, क्योंकि मेरे पास बैंकिंग मोहतसिब है ना, इस तरह के इंश्योरेंस का भी, इंश्योरेंस को कुछ नाम है उसका, ऐसी की तैसी कर देते हैं इंश्योरेंस वालों के लोग। अच्छा जी, जवाब लिख के देने पड़ते हैं, फाइन करते हैं इनको। एससीसीपी भी रेगुलेट करता है सर्टेन प्रोडक्ट्स को, और वो भी रेगुलेट करता है। कहने का मकसद क्या है, इस प्रोडक्ट की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने सबसे पहला काम करना है ना, तो आपने टर्म लाइफ या टर्म तकाफुल करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें ताकि आपकी फैमिली को नुकसान ना हो। और अगर आपके पास जर्नी बचती है, और फिर आप अपने ऊपर मेहनत करें। इनकम जो मैंने वो न्यूज़लेटर का बता रहा था, रहमान ने बहुत अच्छी तरह से बताया, 5,000 वर्सेस 50,000, 20 साल 25 साल, बिल्कुल आपका जिंदगी बदल जाएगी यार। तो आई थिंक यहाँ से फर्क है। मैं तो इसकी प्राइम एग्जांपल हूँ ना, मेरी पहली जॉब जो थी वो, जब मेरा स्टाइपेंड मिलता था 2,500 का मिलता था, वो आई वॉज एन अप्रेंटिस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जब मेरी पहली जॉब लगी ना, 25,000 रुपये की लगी थी, एंड आई वॉज रियली हैप्पी। मतलब अच्छे टाइम पे जॉब लग गई, उसमें से सेविंग भी होती थी, उड़ाता था पैसे, मज़े करता था। लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आया कि यार मैं जो है ना ग्रो भी मैं कर सकता हूँ। और उस टाइम अगर मैं बचाता तो क्या बचाता, पहले तो इन्वेस्टमेंट का पता ही नहीं था। फिर वो करते करते जब लाइफ के स्टेजेस बढ़ते गए ना, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि अपने ऊपर काम करके इनकम एक्टिव इतनी हो गई है कि वहाँ पे जो मैं पहले शायद अगर 5 साल में बचाता, वो मैं हर महीने निकाल के अलग कर देता हूँ। एंड पीपल आर लाइक, नहीं मतलब पीपल आर लाइक कि यार ऐसा कैसे कर लेते हो तुम, मतलब। तो भाई सिंपल ये, अपने अंदर जो है ना आप वैल्यू ऐड करें अपने ऊपर, बस बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास, मैं तो बोलता हूँ 10-15 हज़ार बचाने की है ना, तुम अपने अंदर उसकी वैल्यू ऐड करो, कुछ ना कुछ सीखो। टाइम ऐसा आ रहा है अगले 5 साल में, नो वन विल केयर। देखो मैं बोलता हूँ यहाँ पर ये जो है वो पेपर डिग्री, यहाँ पे आ गई तुम्हारी स्किल, और यहाँ पे आ गई वैल्यू। मैं ना वैल्यू को ना स्किल से भी ऊपर वो करता हूँ। फॉर एग्जांपल डेवलपर्स हैं, कराची पाकिस्तान में भरे पड़े में डेवलपर्स, पाकिस्तान में भरे पड़े में अच्छे। हर डेवलपर थोड़ी छाप रहा है मिलियंस। अब इसकी मैं एग्जांपल दूँ, एक बंदा मेरे पास, हम एक कम्युनिकेशन कर रहे थे ट्विटर पे, एक प्लेटफॉर्म है जो कि नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन वो ट्रैक एंड ट्रेस की आपको वो देता है ऑप्शन, स्टॉक्स को आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हो उसके ऊपर। तो उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया, मुझे अच्छा लगा वो। इट वाज पेड, मतलब पहले वो फ्री सर्विस देते थे, अब वो पेड है। मुझे वो अच्छा लगा, मैंने उसकी तारीफ करी। उसके नीचे एक बहस शुरू हो गई, भाई ये तो जो है ना पैसे बना रहे हैं, बिक गए। हाँ, मैंने बोला यार घेर लिया। हाँ मैंने बोला यार देखो, आज से वो 3 साल तक फ्री दे रहे थे, उस टाइम तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। खैर वो उसके अंदर एक बंदा ऐसा आया कि जिसने बोला यार मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वहाँ से जो डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ ना, वो मैं नए वाले प्लेटफॉर्म में
इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था एक्सपोर्ट करके। मैंने बोला यार ये ना मुझे मैनुअली करना पड़ा। एक बंदे का नीचे कमेंट आया, फायर चेजर ये मैं तुम्हें करके दे सकता हूँ। मैंने बोला कैसे करके देगा? मैंने बोला ऐसी अननोन अकाउंट, बल्कि मैंने उसका नाम ले देता हूँ, लॉर्ड बीरूस करके उसका नाम था, बिकॉज आई रियली वैल्यूड दैट गाय। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्राइम वैल्यू ऐड करने की यहाँ पर, सही है। उसने मुझे बोला यार ये मैं जो ना तुम्हें करके दे सकता हूँ। मैंने बोला अच्छा ऐसी। उसने फिर मुझे डीएम किया, उसने मुझे बोला ये देखो, एक लिंक दिया उसने मुझे, उसने बोला ये मैंने ट्रैकर बनाया है। कमेंट उसका 3 दिन पुराना था। 3 दिन के अंदर उस बंदे ने यार फुरकान और अब्दुलरहमान एक जो है ना लाइव पोर्टफोलियो ट्रैकर बना दिया, अच्छी जीआई के साथ, अच्छी जो है ना उसकी यूआई यूएक्स थी। मैंने अपना नंबर दे भाई मुझे, मैंने उसका नंबर लिया, कर दी ना उसने। हाँ भाई उसने मुझे इंप्रेस कर दिया। ये होती है वैल्यू जो आप अपने अंदर बिल्ड करते हो। मोस्ट प्रोबेबली ही वुड हैव प्रोबेबली रीच्ड यू बिकॉज वैल्यू है। अब मैं पता क्या सोच रहा हूँ जब से, यार मैं इस बंदे को ना कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं इस बंदे को अपनी लाइफ में ऐड करके और अपने अंदर क्या वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ। ऐसे ही सोचते हैं लोग। जब आपके अंदर वैल्यू होती ना, दे वुड लव टू हायर यू, लव टू हायर यू। कोई भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं, क्या कोई भी आपकी स्किल्स हैं, अगर आप किसी के साथ जुड़ के और उसके बिजनेस को यहां से यहां नहीं लेके जा सकते या प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, अगले 5 साल में खत्म हो जाना है सब कुछ। वैल्यू बिकेगी बस, डिग्री हो ना हो, स्किल हो ना हो। और वैल्यू एक्चुअली स्किल से ही बनती है टाइम पे जाके। जितनी तुम अपने अंदर वैल्यू ऐड करोगे ना, इनकम तुम्हारी जो एक्टिव इनकम है ना वो फोल्ड होती रहेगी, मल्टीप्लाई होती रहेगी। मेरे साथ आपको एक स्किल डेवलप करनी होती है, यस यस, फिर आपको उसको एक फ्रेमवर्क में लेके आना है एग्जैक्टली कि अगले बंदे के लिए मैं कैसे उसको एग्जैक्टली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। स्किल जो है ना वो मैं बता रहा हूँ ना। अच्छे, मैं तो क्योंकि डेवलपर कम्युनिटी से हूँ तो मैं तो डेवलपर्स की एग्जांपल दे सकता हूँ। यार बहुत पापी डेवलपर पड़े हुए हैं, कोड अच्छा कर देते हैं, नीट एंड क्लीन कोड पढ़ोगे ऐसा लगेगा क्या खूबसूरत जो है ना ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ना नहीं है उनमें। यू नीड टू गिव देम स्टेप्स। और एक ऐसा डेवलपर जिसको आप ये बोल दो भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन निकाल के दे दे, खुद सेलेक्ट कर कौन से फ्रेमवर्क पे काम करना है, खुद सेलेक्ट कर कौन सी प्रोग्रामिंग करनी है, किस पे बनाना है, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे सोल्यूशन चाहिए, और वो बंदा आपको ला के दे दे, वो कामयाब है। टीम में भी जैसे अगर आपकी कोई टीम है, हाँ हाँ, लेट से हम इधर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ हाँ, हमें अगर कोई प्लग एंड प्ले चीज दे दे तो हमारे लिए कितनी वैल्यू है। यस, हमें कोई चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हर चीज में ये रूल अप्लाई होता है, गिव वैल्यू गेट वैल्यू, गिव वैल्यू गेट वैल्यू। और जितनी आप वैल्यू दोगे ना आपको मल्टीप्लाई बाय 2 मिलेगी। नाउ दैट वैल्यू कैन एदर बी फ्री और आल्सो पेड। इसके ऊपर भी आपको इसका पूरा जो है ना आपको इख्तियार है कि आप जो वैल्यू वो दे रहे हैं ना, आप वो फ्री में देना चाहते हैं या आप उसको कुछ चार्ज करना चाहते हैं। दिस इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल मॉडल, इसके पीछे कोई परेशानी की बात नहीं है। और इससे मैं अब आ रहा हूं एक जलते हुए क्वेश्चन के ऊपर जो तुम लोगों से मैं पूछूंगा। मैंने गैस कर लिया। गैस कर लिया? हाँ, मैं ये पूछूंगा कि व्हाई डू वी हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट कोर्सेज। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करूं। अब देखो जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, वो भी तो चार्ज करते हैं। मे बी वो हिडन होती है, लोगों को नजर नहीं आती, नहीं पता होता है उससे लोगों को सब इतना वो नहीं होता। अच्छा, एक मेरे क्लाइंट आए तो बड़ा मुझे कह रहे हैं कि नहीं म्यूचुअल फंड की तो वो वेव कर देते हैं। मैंने कहा कैसे वेव कर सकते हैं, रेगुलेशन होती है आपकी, जो फंड के चार्जेस हैं हर बंदे को बराबर लगती है। आप 1 लाख डालो, हाँ मैनेजमेंट फीस 1 लाख डालो या 1 अरब डालो। तो बाद में जब मैंने वो वाले मुझे कहते अच्छा चलें ठीक है, वो जो है बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो मतलब रेगुलेशन के अगेंस्ट है कि वो डिफरेंट कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वो मेरे पास आए थे लोग, वो कह रहे थे हम फ्रंट एंड लोड जो है ना वेव कर देंगे। यस, तो वो मैनेजमेंट फीस की तो बात ही नहीं की उन्होंने। तो बहुत सारे लोग जो है वो फीस बताते नहीं है और चार्ज कर रहे होते हैं। सही। बट अगर कोई ऐसे ओपनली कहे कि ये हमारी फीस है तो उसको थोड़ा बुरा समझा जाता है, स्पेशली फाइनेंस इंडस्ट्री। हाँ, खैर फुरकान, इस पे तुमने जो फ्री कोर्स बनाया हुआ है उसको हाँ, लिंक करके अपने इट्स अ वेरी अमेजिंग एफर्ट फुरकान। अच्छा एक मॉडल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या होना चाहिए? हाँ यार, मैंने जब कोर्स बनाया था ना, तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है अभी भी है, एंड प्रॉब्ली आई विल बी अपडेटिंग इट एज वेल। मेरा थॉट प्रोसेस ये था यार, नथिंग शुड स्टॉप देम टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, कुछ भी रोकना नहीं चाहिए उनको। ठीक है,
अब मसला क्या आता है, जो मैंने जो लोगों से बात की ना, लोगों को लगता है यार ये कोई काली वर्ल्ड है, इसमें कुछ बहुत अजीब सा कुछ एक्सेल के अंदर करते हैं और फिर ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। मेरा मकसद ये था समझाना कि हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, अपनी जो नॉलेज है वो सामने रख दी कि भाई ये नॉलेज है, इसमें ये बनाया है, कोई इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस और उसमें कोई ऑब्सिडियन मॉडल या ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। ये लॉजिक्स हैं, ये इंडस्ट्रीज हैं, ये मेथड्स हैं। सही है। अब जब मैंने वो कोर्स बनाया ना, मैंने उसमें जर्नी के टाइप बनाया। Yes. कि पहले कैसे शुरू करोगे, कुछ भी नहीं आता है, कैसे करोगे। फिर स्टॉक मार्केट में अब 2 ऑप्शन है आपके पास, अब आप म्यूचुअल फंड का रूट ले सकते हो, अब आप इसका रूट ले सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको मार्केट रिलेटेड रिटर्न बनेगा, अपने अंदर आपको ज्यादा रिटर्न बन सकता है बिकॉज आप टाइम स्पेंड करोगे। अगर आपको खुद घुसना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, शुरू करने के लिए आपके पास डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट मॉडल है, उसके बाद फिर आप दूसरा ग्रोथ, लॉन्ग ग्रोथ ओनली है, उसके बाद सिक्लिकल इंडस्ट्रीज है। ये 3 किस्म की है। तो मैंने ये कोशिश की कि यार कोई ऐसी चीज ब्रॉडली स्पीकिंग कोई ऐसी चीज ऐसा सुन के ना लग जाए कि यार ये कोई ऐसा कुछ जादू करते हैं जिसके बाद इन्होंने कोई बहुत ही कोई रॉकेट वो मॉडल बनाया हुआ है कि एक पिल वैसा कुछ भी नहीं है। Okay. सब कुछ सामने सही ये करते हैं। सही। अब इसके ऊपर जो दिमाग है इस्तेमाल करने वाला, और सीखना है तो फिर आप पेड में अब इसमें पेड में आने के ना 2 रीजन होते हैं जो मुझे समझ में आते हैं। तुम्हारा तो अभी चल रहा है ना कोर्स, तो यू कैन आल्सो हेल्प अस। मुझे समझ में आते हैं पेड में आने के ना 2 बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं। एक तो जो मैंने कोर्स बनाया है उसमें लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। यस। अब वो मुझसे पूछना चाहते हैं और तुम्हें टाइम देना है। और मैं लिटरली बताऊं, मेरी जो वो वीडियो है ना, वो पहली वीडियो पे 1 लाख व्यूज हैं। आई थिंक ज्यादा है या कम है मुझे पता नहीं। और मेरे पास उस वीडियो पे आई थिंक 3,500 कमेंट्स हैं। अच्छा। और 3,500 कमेंट्स में से 60-65% जो है ना वो क्वेश्चंस हैं। यस। नाउ थिंक अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू दोज क्वेश्चंस। मैं क्या करता हूं, एक फिर वीडियो बना देता हूं, फिर वीडियो, बट जो कोहेरेंस है ना, और पहला रीजन ये था मेरा जो कोर्स बनता है, जिस रीजन के तहत कोर्स बनना चाहिए, एक आपके पास एक बंदा अवेलेबल है जो डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, उस बंदे का आपको दिमाग समझना है कि नहीं समझना है। एग्जैक्टली। एक बंदे ने ना, अभी आप मेरे सामने किसी और हेड ऑफ रिसर्च को बिठा दो। ठीक है, या रेमान बैठा है ना, रेमान इज इक्वली गुड एज हेड ऑफ रिसर्च, बिठा दो उसको, उसका थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट विल बी डिफरेंट। यस। एंड माइन विल बी डिफरेंट। लेट्स से तुमने भी एक फ्री कोर्स डाल दिया, मैंने भी फ्री कोर्स डाल दिया, वो बंदा बैठ के लड़ा होगा कि यार ये सही की बात कर रहा है। एग्जैक्टली। What they need to understand is where am I coming from. जैसे अभी तुमने 5,000 वाला सवाल पूछा, मैंने उसको एंगल चेंज कर दिया। मैंने कहा पहले प्रोटेक्शन और हमने फिर इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। हाँ, यस। When you explain something in a good manner, अगला बंदा एग्री भी करता है। बिल्कुल। तो ये 2 चीजों, मुझे लगता है ये 2 चीजों में ना आप पेड मॉडल के बगैर काम नहीं कर सकते यार। एक पीछे हो, सवालात के पीछे हो, कि सवालात आपको पूछने हैं, आपके पास बंदा हो सवाल पूछने के लिए, एंड एक आपको उसका पूरा थॉट प्रोसेस समझना है कि यार ये क्यों बोल रहा है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। और वो सवाल ही है ना, सवाल करोगे तो सीखोगे ना, सवाल के बगैर इट वोंट बी पॉसिबल। सीखने की हमारे उस्ताद बोलते हैं। अच्छा, आप इसको ना थोड़ा पीछे ले जाओ, मैं हर चीज को कनेक्ट करता हूँ। आई एम रियली सॉरी। आपका छोटा बच्चा जब था ना, 3 साल से जब वो बड़ा होना शुरू हुआ, एक ही काम करता होगा वो, सवाल। लर्निंग का डोर ओपन होता है वो सवाल से होगा। तो सवाल अगर आपने जवाब करने, यू हैव टू गिव देम टाइम, एंड यू हैव टू गिव देम टाइम। तुम्हें वो टाइम अपनी फैमिली से या अपनी जॉब से या कहीं से लेना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गेट पेड फॉर इट, सिंपल एज दैट। अच्छा, इस पे मेरी सोच ये है कि ना, आप जब भी कोई चीज़ लॉन्च करते हो, लेट्स से हमने अपना इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास लॉन्च किया, आपने सोचा हुआ है उसके अंदर ये वैल्यू है। ठीक है। जब आपने उसका पोस्ट किया ना, तो उस बंदे ने पढ़ा, उसको वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पे। एग्जैक्टली। ठीक है। अब आपने उससे कम्युनिकेट करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, और उसको आहिस्ता आहिस्ता बताना है कि जो हम इसमें वैल्यू दे रहे हैं वो क्या है। सही। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। आप इसमें ये नहीं आके बोल सकते कि ये बंदा देखो जो है मेरे पीछे पड़ गया। हाँ। जब उसने वो चीज़ पढ़ी है, उसको सिर्फ 10% समझ आया अभी। सही। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कम्युनिकेट करो, पहले उसको 60-70 पर लेकर आओ। जब वो 60-70 पे पहुंचेगा ना, वो खुद एक इन्फॉर्म डिसीजन ले लेगा। एग्जैक्टली। और जब वो इन्फॉर्म डिसीजन लेके उसमें इनरोल करेगा और उसमें वो वैल्यू देखेगा और उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो वो खुद कहेगा कि हाँ, दिस वाज वर्थ इट। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी भी चीज़ का ना, कोई आप गाड़ी बेचो, इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास बेचो, या कोई और चीज़ बेचो, उसका ये है कि जो बंदा उसको बाय करे ना, उसको 10x वैल्यू मिले उसमें। तो फिर प्राइस जो है ना वो जस्टिफाई हो जाती है। और जैसे हमने बात की, भाई वॉरेन बफे भी कहता है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज दैट यू कैन मेक इन योरसेल्फ। ठीक है। और ना, जो हमारी पर्सनल जर्नी थी, 2 साल पहले ट्विटर के थ्रेड्स लिख के 10-12, आज भी उसको कोई पढ़े तो वो आराम से जो है अच्छी कंपनी ढूंढ सकता है। सही। ठीक है। सवाल बढ़ गए लोगों के,
पहले जब थ्रेड नहीं लिखते थे कम सवाल आते थे, हाँ। थ्रेड लिखो तो और सवाल आते, बिल्कुल हालांकि हमने उनको सोल्यूशन दिया है। बिल्कुल फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क लिखा, सही है, मैंने कहा यार ये, और मैंने खुद ना 400 लोगों को ईमेल किया एक एक करके कि भाई आप पढ़ो, और सही बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, लेकिन सवाल और बढ़ गए, सही है, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो ना सवाल बढ़ते जा रहे हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब वीडियोस, सवाल कमेंट बढ़ गए, सेक्टर में वीडियो डिटेल्ड बना दी, सही है, सवाल और बढ़ गए। तो अल्टीमेटली आपको जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग लोगों को डिलीवर करनी है और उसमें 10x वैल्यू देनी है, तब सही दैट प्राइस इज जस्टिफाइड। ओके, कुछ लोग ऑब्वियसली ऐसे होंगे जिनके लिए वो प्राइस बहुत ज़्यादा होगी, तो उनके लिए आप हमेशा फ्री कंटेंट जो है ना उसकी क्वालिटी उसकी क्वालिटी बढ़ाते रहते हो। नाइस नाइस। जब आप इन चीज़ों से कुछ लोगों से अर्न करते हो तो कुछ पोर्शन ऑफ दैट अर्निंग आप इन्वेस्ट करते हो इन योर फ्री कंटेंट। नाइस। खुद बताओ फुरकान, अगर हम लोगों की पेड सर्विस ना हो ये यूट्यूब चैनल चलेगा? तो फ्री कंटेंट बनाने के लिए भी फ्री कंटेंट बनाने के लिए भी आपको एक पेड सर्विस देनी पड़ती है, और अगर आप वैल्यू जनरेट कर रहे हो तो ठीक है। बिल्कुल मैं 100% इससे एग्री करता हूँ रहमान से। मैं एक चीज ऐड करता हूँ, हर बंदे के लिए ना पेड कोर्स नहीं है। सही, ठीक है, बिल्कुल। मैं जेन्युइनली एक चीज सब लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका पहला सॉल्यूशन पेड कोर्स नहीं है। बिल्कुल दिमाग में ये बिठा ले, मेरा फ्री कोर्स मेरे पेड कोर्स के बाद आया था। सही, बट मैंने फ्री कोर्स क्यों डाला? क्योंकि वो पूरी जर्नी पे गुजर के वो एक बंदा लेवल पे पहुंचता है जब वो सोचता है कि ये मेरे लिए है या ये मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल। तो समझने की जरूरत है कि आपको अगर पहला सवाल आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं कौन सा कोर्स खरीदूं। हाँ। एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे मैसेज हाँ। किया कि सर आपका वो जो कोर्स है जो मैं हर साल में एक बार करता हूं और मैं 10 लोगों के लिए करता हूं, क्योंकि मैं नहीं टाइम दे सकता बहुत ज्यादा, तो मैं 1-to-1 करके और स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी और एंडिंग ऑफ द जर्नी दोनों लेता हूं। भाई तेरे सवाल क्या थे, मैं सही से समझा पाया कि नहीं समझा पाया, वरना 2 घंटे और मुझसे ले ले। ठीक है, बट हर बंदे का क्वेश्चन ये होता है, सर आप ये बताएं कि अब मैं कौन सा कोर्स लूं। नो ब्रो, नो। पहला सवाल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये जो कोर्स है ना वो लास्ट है। पहले आप फ्री कंटेंट पहले आप देखो, वॉरेन बफे को देखो, इधर उधर की चीजों देखो, संभलो, और उसके बाद फिर एंड में आपको पता चलेगा कि यार अब मैं इसके पास जा रहा हूँ, रहमान के पास जा रहा हूँ, उसका कोर्स चल रहा है ना, मैं रहमान के पास जा रहा हूँ। अब जब मैं इससे सवाल पूछूंगा ना, वो 1 लाख रुपए का एक सवाल होगा। और जब मैं 3 सवाल पूछूंगा ना, 3 लाख रुपए की वैल्यू निकल गई। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप जो है जब किसी को टाइम लेते हो, किसी से एक्सपीरियंस बंदे से, उसकी वैल्यू होती है। अब ये चार्ली मंगर, वॉरेन बुफे भी लोगों को लंच करवाते थे अपने साथ जब दे यूज्ड टू गेट पेड। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग इवेंट बताता हूँ। वॉरेन बफे ने 60s में बड़ा महंगा कोर्स उस टाइम का डेल कार्नेगी का कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स लिया। वॉरेन बफे ने, वॉरेन बफे जैसा मतलब बंदा जो आज भी पुरानी गाड़ी जो है वो चलाता है, उस टाइम पे उसने जब उसमें वैल्यू देखी तो वो उस टाइम का ना सबसे महंगा कोर्स होता था। अच्छा, $100 का होता था। सही है, आज के हिसाब से आई थिंक कोई $1000-$2000 इन्फ्लेशन के हिसाब से। सही। तो अगेन वही, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज दैट यू कैन मेक इन योरसेल्फ। आई एग्री। अगर इन चीजों से आपकी इन्वेस्टिंग यहाँ से यहाँ जा सकती है, सही, तो इट्स वर्थ इट। ठीक। अगर आपने अभी तक खुद इतना टाइम स्पेंड नहीं किया और आप जा रहे हो बस के हाँ मेरे सारे प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर दोगे, तो वो नहीं होगा। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का बर्डन किसी के कंधे पे डालना चाह रहे हो ना, कि यार मेरे सारे प्रॉब्लम का जवाब एक कोर्स है, तो आप स्टार्टिंग से फेलियर हो। मतलब आप स्टार्टिंग में फेल होने के लिए एंटर हो रहे हो, फिर बाद में आप बोलोगे यार इस बंदे ने, वो जब खत्म हो जाएगा तो फिर कहेंगे अब मैं क्या करूं। क्योंकि आपने सेल्फ लर्निंग तो करी नहीं जरा सी भी, आप तो डायरेक्ट, आपको एक बंदा चाहिए जो बस। बट देन उसके लिए भी लेट्स से एक बंदे के पास टाइम नहीं है, या बंदे को बहुत सारा मतलब वो नहीं समझ में आ रहा ना उसको, डू ETFs, डू म्यूचुअल फंड्स। बिल्कुल। Don't stop. This should not stop you from investing. This is value addition. This is like जैसे माउंट एवरेस्ट पे मैं कौन सा पहाड़ था वहां पे चढ़ने की बात है, नंगा पर्वत निकलता है, फिर बेस कैंप आता है। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। मतलब आप जितना, मैं बेस कैंप तक रुक गया, मैं चाहता तो और आगे चला जाता, वो लोग जाते हैं ना, तो मैं बेस कैंप से वापस आ गया। आपकी मर्जी है आपको कैसा करना है, बट आपकी क्लाइंबिंग नहीं रुकनी चाहिए। यस, आपकी ट्रैकिंग नहीं रुकनी चाहिए। आपकी ट्रैकिंग चलती रहे। आपको समझ में आता है तो आप नंगा पर्वत से वापस आ जाए, आपको समझ में आता है तो बेस कैंप से वापस आ जाए, आपको समझ में आता है तो बिगेस्ट कोर्स बाय, मुझे लगता है अश्वथ दामोदरन से अच्छा किसी का कोर्स नहीं है। $2000 का NYU का कोर्स है, आप वो ले लें। बिल्कुल, कौन रोकता है आपको? हमने रिटेल इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बात की। जो लोग बनाते हैं ये अपने इन्वेस्टिंग कोर्स, उनकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि वो जो चीज बेच रहे हैं उसमें 10x वैल्यू हो, क्योंकि एक बंदा भी अगर कोई गलती करता है ना, उसका इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री पे आता है। और ये बात बहुत जबरदस्त बात बोली है कि शायद इसलिए भी हम थोड़े से इन चक्करों में फंस गए हैं कि हम
जो है वो या ट्रोल्स तो हर जगह है। हाँ, हम वो तो फंस क्यों गए, हाँ। हम घबरा गए। यस बहुत सारे लोग हैं ना, वो हम लोग Yes. को मंजन सेलर और ये सेलर और वो यस एंड हम- that has to you know stop. नहीं, it doesn't have to stop. No, To be very honest, okay. let them be bro. हाँ वो सही है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे भाई लोग तुमने ट्विटर के ऊपर तुम्हारा एक फटा हुआ था, तुमने कहा था 3 साल का लिख लो, स्टॉक मार्केट बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है, हाँ बंदा नजर आ रहा है। तो सही है। ये देखो मेरी बात बैटल ऑफ द अननोन्स। सो बैटल ऑफ द अननोन, हाँ, वेरी हाँ, नाइसली सेड। हाँ। कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है, हर किस्म के लोग आपके पास आएंगे, यस आपको सिर्फ और सिर्फ उनको गाइड करना है, दिस फॉर यू, इज दिस नॉट फॉर यू। और जो वैल्यू वो समझ पाएगा ना, शायद वो जब तक उसके दिमाग में ऐसे मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, वो शायद तुम्हारे कोर्स की वैल्यू भी ना समझ पाए। समझ में नहीं, और वो यार वो नहीं कर पाएगा ना, वो बंदा 2-2 रुपए के सवाल पूछेगा कि यार Yes. डिविडेंड यील्डिंग, Yes. डिविडेंड यील्ड क्या होती है, यस पी मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब आपको पता है कि ये चीज आपको फ्री में मिल सकती है, बिल्कुल मिल आपको जाए। पूछना ये है कि भाई इस पे तुम पी मल्टीपल इस्तेमाल कर रहे हो, इस हाँ, पे तुम इस पे नहीं कर नहीं रहे हो, ये कर क्या जालत है। हाँ हाँ आप कोर्स इंस्ट्रक्टर को इसेंशियली उसकी आप उससे सवाल पूछ के उसको आप हिलाओगे, हिलाओगे ताकि वो अपने आप, यार एक कोर्स जो बनाता है ना, वो खुद भी सीख रहा होता है। यस सवालों से ना, नए नए सवाल जो अरे कभी बिल्कुल सोचे नहीं भाई, होते ना, बिल्कुल, उस पे बिल्कुल, भी बंदा सीख रहा होता है। बिल्कुल सो कहने का मकसद क्या है, आई थिंक लेट देम ट्रोल यू, ट्रोल अस, ट्रोल व्हाटएवर, यस चाहे वो किसी का भी कोर्स हो। ठीक है। बट हो ये गया है कि कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे मंजन बेच के इतना खराब कर दिया है इस इंडस्ट्री को कि हमने कोर्स सेलर सब एक जैसे हो गए। सही सो आई थिंक आप जैसे हमारी जो थिंकिंग थी ना, ये उसमें भी आई थी जब हमने अपना एडवाइजरी लाइसेंस लिया ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार जब तक ब्रोकर नहीं होंगे ना, हम लोगों के पैसे नहीं होंगे ना हमारे पास, हम उनको एडवाइस नहीं कर सकते, हम उनको कभी भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन वाला चैलेंज है ना, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट लोगों के लिए लेकर आते हो उसमें वैल्यू कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। इसमें ना हमें भी एक बहुत सारे लोगों ने कहा था जब हमने एडवाइजरी लाइसेंस लिया कि एडवाइजरी लाइसेंस में आप लोगों के पैसे जो है आपके पास आते नहीं है। जब तक आपके पास ब्रोकरेज अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे ना, आप कभी भी अगले बंदे को कन्विंस कर ही नहीं सकते कि अब इससे ये लेना है। बट हमने इसको देखा एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, और अगर आप सोचें कि एक बंदे का अगर बन रहे हैं पैसे तो वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर सेम चीज़ आप इस पर भी अप्लाई करें ना, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने जो आपकी ऑडियंस है उसकी 10% नॉलेज है, आपने उसको अच्छा कम्युनिकेट करके 60-70 पे लेके आना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद अपने ऊपर लेनी है। ठीक एक दफ़ा जब आप इस माइंड सेट से करेंगे ना, फिर जो लोग आपको आगे ट्रोल करते हैं भाई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो जो आपके पास है वो और किसी के पास नहीं होती। इवन आप जो काम कर रहे हैं अपना, लेट से आप एक जर्नी पे हैं, कोई नई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो आप अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते कि आप एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं। ठीक तो वो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। आपको अपनी ऑडियंस को उस पार पे लेकर आना है, आप जो ऑफर कर रहे हैं उसमें क्या वैल्यू है। तो बातें तो करने को हमारे पास बहुत हैं और थकते भी नहीं हम लोग, और जिनका गला बैठ जाता है ना, वो फिर वो स्प्रे करके गला अपना वापस सही भी कर लेते हैं लेकिन सबकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ काम हैं, तो होपफुली हम दोबारा वापस आएंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, इन चीज़ों पे बात ना करें, और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करें। आपके लाइफ लेसन्स, आपकी लर्निंग्स, आपकी अनलर्निंग्स, हमारी अनलर्निंग्स, हमारी लर्निंग्स। और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि हम उस पर भी बात करें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम तीनों इंशाल्लाह आपसे अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।